टर्म पढ़ा था रेस्पिरेशन, राइट। तो हमने बेटा ब्रीदिंग को बोला, ब्रीदिंग का तो एक सिंपल मतलब होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, एयर अंदर लेना एयर बाहर छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, ठीक है। एनसीईआरटी तो वैसे कहती है ब्रीदिंग आल्सो नोन एज रेस्पिरेशन, तो इसको भूलना नहीं है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग का मतलब ही रेस्पिरेशन है। बट हमें पता है रेस्पिरेशन अलग अलग स्टेप्स पर होती है, और एक्चुअल में रेस्पिरेशन का अल्टीमेट मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो सेल्स बेटा यूटिलाइज करती है, तुम्हारी ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, तुम्हारे अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करेगी, तुम्हारे फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करेगी। बेटा एक्चुअल में जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया जाता था ना, तो तुम्हें पता चलता था ये ग्लूकोज कहां से आया, फैटी एसिड कहां से आया, अमीनो एसिड कहां से आया और ये होते क्या है। पर क्योंकि डाइजेशन हटा दिया, हम तो डायरेक्टली बेटा ये पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी ये समझ जाओ कि जब तुम कोई भी खाना खा रहे हो और उसको जब तोड़ते हो, फूड का ब्रेकडाउन करते हो, उसी का मतलब डाइजेशन होता है। अल्टीमेटली जो तुम्हारा जो भी तुमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो अल्टीमेटली तुम उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ के जैसे ग्लूकोज बना रहे हो, अमीनो एसिड्स बना रहे हो, फैटी एसिड्स बना रहे हो। सेल्स इन्हीं से एनर्जी बनाती है, ठीक है, इन्हीं का ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीजन से इनका ऑक्सीडेशन होता है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज बेटा क्या, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ था, अगर आप याद करो। तो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा कि हमारे अर्जुनाज ने सांस लिया या सांस छोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग बोलते हैं। एयर बेटा मुझे बताओ, आज हम पूरा ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, पर आप आगे मुझे बताओ एयर कहां जाती है। एयर तुम्हारे लंग्स में जाती है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एल्वियोलाई होता है। गिरीश यार ये क्यों ये करता रहता है यार, ये बोर्ड ग्लिच क्यों कर रहा है यार, कुछ लगाया हुआ तो नहीं है। एल्वियोलाई में बेटा क्या है, एल्वियोलाई में एयर गया, और एल्वियोलाई की कैपिलरी का नाम एक बार मेरे को बताना बेटा। यहाँ पे एक कैपिलरी है, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज बेटा पल्मोनरी कैपिलरी, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपिलरी। और यस, ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, यस। तो बेटा जी क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट एक्सचेंज होगा एयर का, जिसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी। ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 वापस की डायरेक्शन में चला जाता है। फर्स्ट एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप नोट्स को फॉलो करो। एक्सचेंज हो रहा है, वेरी गुड, पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं इसे। और पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो एक बार तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, और जब तुम बेटा यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन दे देते हो, क्योंकि हमारी बोर्ड थोड़ा ग्लिच कर रहा है, अभी शुरू किया, अभी ग्लिच कर रहा है, कहीं और लाइन खिंच जा रही है। तो बेटा ऑक्सीजन जैसे ही तुम्हारे ब्लड में आता है, अब इसको ऑफकोर्स तुम्हारे ब्लड का रोल है, तुम इंसेक्ट तो हो नहीं, हम इंसेक्ट तो है नहीं बेटा, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। और तुम आगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ोगे भी कि तुम्हारा ऑक्सीजन और CO2 जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रैवल कर रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है, जिस गाड़ी में तुम्हारा ऑक्सीजन ट्रैवल करके जा रहा है। तो एक्सचेंज होने के बाद बेटा अगला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के लिए बेटा किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट बच्चों। अब बेटा ट्रांसपोर्ट करने के बाद ऑब्वियसली तुम गाड़ी से इसको उतारोगे भी ना, गाड़ी में ट्रैवल करवाने के बाद जिसको इसकी जरूरत थी वहां पे बेटा अपनी चीज को अनलोड भी तो करोगे। तो यहाँ पे तुम्हारी एक और कैपिलरी होगी, जिस कैपिलरी में ये जो ऑक्सीजन ट्रैवल करके आया, यहां से तुम्हारी टिश्यूज को मिल जाएगा, सेल्स को मिल जाएगा, यहां से इनको ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब भी ये बेटा किसी भी चीज को, सेल्स जो तुम्हारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रही है या अमीनो एसिड की किसी चीज की भी फूड की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बना रही है, तो CO2 रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी सेल्स ऑक्सीडेशन कर रही है, एक्चुअल में वो इसी ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है, या फैटी एसिड से एनर्जी बना रही है, अमीनो एसिड से एनर्जी बना रही है, जो भी तुमने खाना खाया, राइट। तो यहाँ पे एक और एक्सचेंज हुआ, वेरी गुड बच्चों, इसे सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। और बच्चों ये नाम से घबराना मत कि पल्मोनरी कैपिलरी क्यों बोला, सिस्टमिक कैपिलरी क्या बोला, आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, वीना केवा क्या होती है ना, हिपैटिक वेन क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। आप सिर्फ एक बेसिक चीज याद रख सकते हैं कि आर्टरी बेटा ब्लड हार्ट से अवे कैरी करती है, ए फॉर आर्टरी, A for away from heart, and veins blood carry करती है towards the heart। एक बेसिक बात याद रख लो जो आपके अभी काम आएगी। तो आर्टरी away from heart blood carry करती है, और आर्टरी डिवाइड करती है ना, तो बनती है आर्टीरियोल्स। मतलब अब आर्टीरियोल्स छोड़ दो, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होता है, ये ध्यान रख लो बस। आर्टरी और वेन के बीच में क्या होता है, वेन्स होते हैं। और जो तुम ये कैपिलरी पढ़ते हो बेटा, एक्चुअल मैंने क्या बोला, वेन्स होते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो एयर की एक्सचेंज होती है वो हमेशा कैपिलरी के थ्रू होती है। आर्टरी या वेन जो होती है वो एक्सचेंज नहीं करवाती, इनके बीच में जो कैपिलरी है वहीं से बेटा सारी चीजों का डिफ्यूजन या एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर एक एक्सचेंज हुआ टिश्यू और आपकी सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब ये इस ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन करेगी बेटा, ऑक्सीडेशन करेगी, फूड का एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसे आप बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या, 10th में पढ़ा था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यस एवरीबॉडी। तो एक क्विक रिवीजन स्टेप्स क्या हो गए बेटा, सबसे पहले ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नंबर 4 एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, एंड नंबर 5 यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ आ रही है बात? एक तरीके का फिजिको केमिकल प्रोसेस था, फिजिकल प्रोसेस था, जहां तक तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लास्ट एक्सचेंज कर रहे हो। इनहेल से लेके लास्ट एक्सचेंज तक पूरा फिजिकल प्रोसेस था और केमिकल प्रोसेस था, जहां एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। यस, डन डन हो गया। तो एक बारी बेटा दिल बना दिया जाए कमेंट सेक्शन में। यस यस, रिवाइज हो गया बच्चा पार्टी। आज हम तो बेटा शुरू करें क्या? यस एवरीबॉडी। तो पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को चाहे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है एक्सचेंज जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन। तो अगर हम बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुरू कर रहे हैं तो वो कहां से चालू होती है? इस तरीके का बेटा हमने बनाया था अर्जुनास का मुंह, और ये हमने दिखाए थे बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। दिस इज बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेयर्स, जो अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। दो ओपनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू बेटा एयर जो होता है अंदर एंट्री मारता है। आप सारे लोग बेटा क्या करें? यस, आप सारे लोग बेटा क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे एक बारी, ठीक है? क्विक रिवाइज करेंगे अपने साथ, ठीक है? तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बेटा हवा कहां गई? हवा अंदर गई। जिस चेंबर के अंदर जाती है बच्चों, उस चेंबर को हमने क्या बोला था? नेजल चेंबर या नेजल कैविटी। नेजल चेंबर या नेजल कैविटी को, ये जो कार्टिलेज है अंदर तुम्हारा, वो कार्टिलेज उस चेंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल चेंबर गया होते हैं, ठीक है? इसके बाद बेटा नेजल चेंबर के बाद अंदर भी दो ऐसे ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स बोला जाता है, राइट? और इंटरनल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नेयर्स के बाद जिस पार्ट में एयर आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, बट बेटा एक्चुअल में अगर तुम आगे डिटेल में इसकी स्टडी करो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि फैरिंग्स का जो पार्ट ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है उसे नेजोफैरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि फैरिंग्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स। तो एक्चुअल में नेजोफैरिंग्स अल्टीमेटली आगे जाके ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है। बट एनीवे, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आया बेटा? फैरिंग्स आया। नेजल कैविटी थी, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है। फैरिंग्स के बाद बेटा तुम देखोगे कि वेंट्रल साइड पे जो तुम्हारी ट्यूब होती है, क्योंकि तुम्हारे पास दो ट्यूब्स है, एक सबसे वेंट्रल साइड पे, एक उसके पीछे। तो वेंट्रल साइड पे तुम्हारे पास होती है ट्रेकिया या विंड पाइप, और उसके पीछे यानी कि डॉर्सल साइड पे, क्योंकि पोजीशंस याद रखना बहुत जरूरी है, उसके पीछे होती है तुम्हारी फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं ट्रेकिया की बात करूं तो ट्रेकिया, अच्छा फैरिंग से ट्रेकिया में ओपनिंग तो होती है बट डायरेक्टली ओपन नहीं होता है, पहले क्या आता है? लैरिंग्स आता है, राइट? अगर मैं लैरिंग्स को बनाऊं, ये आपकी होगी बेटा विंड पाइप, है ना? बोल दिया, या चेक करवा लेना फोन वाले ऐप में भी और वेब में भी इसको, हाँ एक बार चेक कर ले, ठीक है? तो यहां पे बेटा क्या होता है तुम्हारे पास वॉइस बॉक्स होता है, जिसे तुम क्या बोलते हो? लैरिंग्स बोलते हो, साउंड बॉक्स बोलते हो, राइट? लैरिंग्स मैंने आपको बताया था बेटा किसकी बनी होती है? कार्टिलेजेस की बनी होती है, जिसमें से लैरिंग्स का ही एक कार्टिलेज होता है जो बहुत ज्यादा मदद करता है कि विंड पाइप के अंदर खाना ना चला जाए। तो आपके पास यहां पर एक ढक्कन लगा है, जैसे कि बेटा बॉटल से रिलेट कर सकते हो ना। बॉटल के ऊपर का कैप जो है उसे तुम क्या मानो? समझ लो ये जैसे बॉटल है, ये बॉटल के ऊपर बॉटल क्या है? बॉटल तुम्हारी क्या है? बॉटल तुम्हारी विंड पाइप है, और विंड पाइप की ये ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हो तुम? ग्लॉटिस। याद आ रहा है? विंड पाइप की इस ओपनिंग को क्या बोल रहे हो? ग्लॉटिस। और इस ढक्कन को अगर तुम बेटा इस ढक्कन के ऊपर भी ना इस जगह पे अगर एक ओपन करने वाला ऐसे टाइप का ढक्कन बना देते तो वो तुम्हारा एपिग्लॉटिस हो जाता। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा है तुम्हारा क्या? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, जो इस तरीके से प्रेजेंट है। और जो ये जो गैप था जिससे मैं ग्लॉटिस बोल रही हूँ, जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, लैरिंग्स का ये जो पार्ट है इसने इसको कवर किया हुआ है, दैट इज एपिग्लॉटिस, ठीक है? ये समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात बेटा? किसी को कोई दुविधा समस्या तो नहीं? ये मैंने कल समझाया भी था, एनिमेशन भी दिखाई थी। तो एपिग्लॉटिस इस तरीके से बेटा इसको फूड की एंट्री इसके अंदर होने से रोकता है। तो लैरिंग्स हो गया, साउंड बॉक्स हो गया, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग्स की तरह हैं बेसिकली, जिसके वाइब्रेशन से क्या होता है बेटा? साउंड प्रोडक्शन होता है, राइट एवरीबॉडी? आगे अगर बेटा मैं किसकी बात करूं, ट्रेकिया या विंड पाइप की बात करूं, तो ट्रेकिया या विंड पाइप पर आपके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वेंट्रल साइड से कंप्लीट होते हैं, डॉर्सल साइड से इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड पे होता है ईसोफेगस। ट्रेकिया बेटा डिवाइड करती है कौन से लेवल ऑफ कौन सी वर्टिब्री? ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ डैश वर्टिब्री इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। किस लेवल पर? आपको मैंने वर्टिब्रल कॉलम बताया था, और वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आपको बताया था गर्दन पे होती है सर्वाइकल, चेस्ट एरिया पे होता है थोरैसिक वर्टिब्री। तो अगर मैं पोजीशन काउंट करूं तो फिफ्थ पोजीशन पे जो मेरी थोरैसिक वर्टिब्री होगी, एग्जैक्टली बेटा अगर मैं उसके मतलब पोजीशन को कंपेयर करूं तो ट्रेकिया मेरी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के कंपैरिजन में डिवाइड हो जाएगी इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी, राइट? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे प्राइमरी ब्रोंकाई पे कन्वर्ट होती है, जहां से तुम्हारे लंग्स चालू हो जाते हैं।
तुम्हारा जो लंग्स है बेटा वो यहीं से चालू हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, अभी और छोटी 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 होती जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल। एम आई क्लियर? तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ऐसा पढ़ा था बच्चा पार्टी। और अगर मैं आपको बोलूं रिंग्स, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो कहां तक प्रेजेंट है? कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल तक प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल में कोई भी रिंग्स नहीं होती, राइट। और अगर मैं बोलूं आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से चालू करके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हो इसे कंडक्टिंग जोन, क्योंकि ये सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है। क्या यहां से कोई एक्सचेंज हुआ? कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एयर का कंडक्शन होता है। एयर को तुम अंदर तक लेके जाते हो, कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर यहां पे नहीं होता है। इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहां तक तो मामला खत्म है। टर्मिनल ब्रोंकियोल पे बेटा आपने ऐसे बनाया होगा अगला डायग्राम, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और मैं अब आगे लंग्स का जो हमने कल बनाया था ना बेटा, उसको एक्सप्लेन कर देती हूं। आपने जो भी कल लंग्स बनाया होगा ना, मैं यहां से उसको एक्सप्लेन कर देती हूं। आपने डायग्राम बना लिया तो आप डायग्राम को वापस मत बनाओ, डायग्राम तो आपने बना ही लिया था बेटा कल की क्लास में, है ना। तो मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं। इस तरीके से आपने जो बनाया है कल की क्लास में, तो अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एल्वियोलर डक्ट जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, और अल्टीमेटली एल्वियोलाई जहां से एयर का एक्सचेंज होता है, राइट। एल्वियोलाई ऐसे ग्रेप लाइक गुच्छे में दिखती है, राइट बच्चों। तो मैंने आपको आज बोला था कि मैं एल्वियोलाई का आपको डायग्राम जूम करके बनाना सिखाऊंगी, और आपने ऐसे इस साइड पे राइट लंग बनाया होगा और उस साइड पे लेफ्ट लंग बनाया होगा। राइट लंग के अराउंड तुमने एक ऐसे रेड कलर की कवरिंग बनाई है, और लेफ्ट लंग के अराउंड भी तुमने ऐसी कवरिंग बनाई है। तो मैं आज इन कवरिंग्स के बारे में भी बात करने वाली हूं जो तुमने कल की क्लास में बनाया। और यहां तुमने हार्ट बनाया था, ठीक है। अगर तुमसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्डियक नॉच कौन से साइड होता है, तो कार्डियक नॉच बेटा किस साइड पे आप बोलोगे? यस यस, जल्दी बताओ, कार्डियक नॉच कौन से लंग्स पे बोलोगे? कार्डियक नॉच तुम्हारे लेफ्ट लंग के साइड में होता है, राइट। कार्डियक नॉच तुम्हारे लेफ्ट लंग के साइड में होता है, क्योंकि हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। तुमने इस तरीके का बेटा कल डायग्राम बनाया, तो आज मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। आज एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर भी मैं डिफाइन करूंगी। तुमने आउटर वॉल को लेबलिंग किया होगा पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली लंग्स की वॉल को तुमने लेबल किया होगा विसरल प्लूरा। अब पहले मेरे को यह बता दो कि यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? ये कल का रिवीजन है, अभी नया कुछ भी नहीं किया है। कल जो हमने पढ़ा है बस मैंने आपको वो रिवाइज करवाया। मेरे को पहले ये बता दो, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? बेटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम क्या आप रिवाइज करके आए हैं बच्चों? यस, मुझे बता दो बेटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, फिर पक्की बात आगे बढ़े। मुझे लगता तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमने सारा रिवाइज कर ही लिया, ठीक है। यस, पक्की बात। अब बेटा देखो, हम सबसे पहले क्या हेडिंग डाले, एक्सप्रेस चला रहे हैं। हमने पिछली क्लास में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करी थी, और हमने ये समझा था कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में कौन कौन से मसल्स होते हैं जो मेनली काम करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, और उससे हमने एक चीज को समझा कि पहली बात तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर एक कैविटी हमने बनाई थी, एक चेंबर हमने बनाया था, जिसे हम थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। वो कैसे बनी होती है थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेंबर? आपके पास ऐसे करके एक ब्रेस्ट बोन होता है जिसे स्टर्नम बोलते हैं, जो आप फील कर सकते हो यहाँ पर। दिस इज योर स्टर्नम। स्टर्नम आपके वेंट्रल साइड पे। इससे बेटा आपकी कौन सी बोन्स अटैच है? ये आपकी रिब्स अटैच होती है, इससे इस तरीके से आपकी रिब्स अटैच होती है, ठीक है। और रिब्स आपकी स्टर्नम से तो अटैच होती है, और पीछे की साइड में आपकी वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच होती है, जो बोन है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। तो इसने तो मिलकर आपका बनाया रिब केज। रिब केज के अंदर तुम्हारी लंग्स जो होती है बेटा प्रोटेक्टेड होती है, और नीचे से हमने एक अगर डायफ्राम बना दिया तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बनता है इसे हम बोलते हैं थोरैसिक चेंबर या थोरैसिक केज, राइट मेरे प्यारे प्यारे जक्सन यारे बच्चों। ये पूरा थोरैसिक चेंबर थोरैसिक केज था। हमने कहा था अगर आपके रिब्स अंदर बाहर मूव करते हैं या आपका डायफ्राम ऊपर नीचे मूव करता है, तो आपके थोरैसिक चेंबर का जो वॉल्यूम है बेटा वो चेंज होगा। और अगर बेटा आपने अपने इस थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज किया, तो इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है दैट इज योर लंग्स, उसके वॉल्यूम में भी और प्रेशर में भी चेंजेस आएंगे, दैट इज योर पल्मोनरी प्रेशर या पल्मोनरी वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि लंग्स इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। आपने लंग्स के बारे में पढ़ा, लंग्स में डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहर वाली को पैराइटल प्लूरा बोलते हैं जो आपके थोरैसिक चेंबर से अटैच होती है, और अंदर वाली को विसरल प्लूरा बोलते हैं जो आपके लंग से अटैच होती है। दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है जो दोनों को के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है।
फिर हमने बोला आपकी एनसीईआरटी में मेनली वैसे ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सप्लेन की हुई है, फोर्सफुल ब्रीदिंग एक्सप्लेन नहीं की है। अब नॉर्मल और फोर्सफुल से आप क्या समझेंगे बच्चों, ये रिवीजन हो रहा है पिछली क्लास का। नॉर्मल या फोर्सफुल से आप क्या समझेंगे, जो मैम इतना सब बोलते बोलते ब्रीदिंग कर रही है, फील भी नहीं हो रहा है, पढ़ते पढ़ते ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसे नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जब अपन योगा करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, तो इसे फोर्सफुल मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग कहते हैं। एनसीईआरटी में फोर्सफुल को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको मैं एक बता दूंगी ताकि आपको मसल्स जो एनसीईआरटी में मेंशन किए वो याद हो जाए। अब बेटा हमने कुछ मसल्स पढ़ी थी दैट वाज इन्वॉल्वड इन ब्रीदिंग। एक तो आपने डायाफ्राम पढ़ लिया, 85% ऑफ द ब्रीदिंग आपके डायाफ्राम की मसल्स जो होती है कंट्रोल करती है। बट कुछ मसल्स ऐसी भी होती है जो रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। हमने पिछली क्लास में ये डायग्राम में भी देखा था, जिसे बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, ICM, इंटरकोस्टल मसल्स, ICM। दो तरीके की होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसा नहीं है कि जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल हो गई, जो अंदर की तरफ है वो इंटरनल हो गई, ऐसा नहीं है। ये प्याज के छिलके की तरह है, जैसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सबसे बाहर की तरफ होती है और अंदर की, इसके अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगी दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बेसिकली आपको अभी ये दो मसल्स का बेटा यूज आएगा जो आप ब्रीदिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तो बेटा फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम में आती है। एनीवे, एक तो हमने मसल्स के बारे में पढ़ा बच्चों, राइट। फिर बेटा एक चीज याद करो, एक बारी मेरे को फटाफट से फोर्सफुल इनहेलेशन याद दिलाओ बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। हालांकि मैं कमेंट्स हमेशा तुम्हारा पढ़ती हूं और मुझे तुम्हारे क्लास का, इनफैक्ट लक्ष्य का, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। बाकी बेटा जो नहीं पढ़ाई करने वाले हैं 1-2% उनको मैं छोड़ दूं, तो तुम्हारी क्लास का रिस्पॉन्स, रिजल्ट सब अच्छा है, सही है, ठीक है। तो बेटा हमने एक चीज पढ़ा था कि नॉर्मल इनहेलेशन, देखो यार फंडा क्या है, फंडा ये है कि मेरे को अगर सांस लेनी है अंदर या सांस एक्सहेल करनी है, उसका पढ़ती हूं और मुझे तुम्हारे क्लास का, इनफैक्ट लक्ष्य का, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। बाकी बेटा जो नहीं पढ़ाई करने वाले हैं 1-2% उनको मैं छोड़ दूं, तो तुम्हारी क्लास का रिस्पॉन्स, रिजल्ट सब अच्छा है, सही है, ठीक है। तो बेटा हमने एक चीज पढ़ा था कि नॉर्मल इनहेलेशन, देखो यार फंडा क्या है, फंडा ये है कि मेरे को अगर सांस लेनी है अंदर या सांस एक्सहेल करनी है, उसका फंडा एक ही है, प्रेशर के बेसिस पर। मेरे को प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मैं एयर को मूव करा सकती हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मैं एयर को मूव करा सकती हूँ। पार्शियल प्रेशर मैंने समझाया था, वैसे एक वर्ड यूज करते हैं, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एनीवे, अगर मेरे को बेटा नॉर्मल इनहेल करना है, और मैंने कहा था जब तुम नॉर्मल इनहेल वाला मैकेनिज्म समझ जाओगे तो एक्सहेलेशन इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। मैंने कई लोगों का होमवर्क भी चेक किया था, जितनों का मैं चेक कर पाई थी, जितने लोग मेरे से शेयर करते हैं, सबका तो नहीं कर पाती हूं, बट जितना भी चेक किया था करेक्ट है बेटा। नॉर्मल इनहेल, मेरे को अगर इनहेल करना है, सिंपल सी बात है, मेरे को अगर सांस अंदर लेके आनी है तो मेरे को एक चीज पता है, आउटसाइड, पी आउटसाइड जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, पी इनसाइड अंदर का प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, राइट। एक बात तो हमने पढ़ा था। और दूसरी बात बेटा हमने ये पढ़ा था कि हम प्रेशर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हम प्रेशर को वॉल्यूम के थ्रू चेंज कर सकते हैं, बिकॉज बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं अंदर का वॉल्यूम चेंज कर दूं तो मैं प्रेशर चेंज कर दूंगी। अब मेरा को अंदर बेटा क्या करना है, प्रेशर कम करना है ताकि एयर आराम से अंदर आ जाए, यानी कि वॉल्यूम को मुझे अंदर के बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने दो मसल्स का यूज किया था बच्चों, एक हमने यूज किया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक हमने यूज किया था डायाफ्राम। तो इनिशियली जब डायाफ्राम की अगर आप पोजीशन देखोगे तो आपकी लंग्स ऐसे है बेटा, दिस इज योर लंग्स, और लंग्स के ऊपर आपकी इस तरीके से रिब्स प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट बोन होता है, स्टर्नम होती है, इस तरीके से है बेटा लंग्स, और ये आपका क्या है नीचे की तरफ डोम शेप डायाफ्राम। तो इनिशियली ये ऐसा होता है, लेकिन जब आप नॉर्मल इनहेल करने वाले होते हैं तो आपका डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, आपका डायाफ्राम ऐसे से फ्लैट हो जा रहा है। तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो सर वाला एंटीरियर है, पैर वाला डायरेक्शन पोस्टीरियर है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सोचो ना, डायफ्राम ऐसे से अगर ऐसे हो जाएगा तो पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो गई। अगर बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एयर विल ऑटोमेटिकली कम इनसाइड। इन द सेम वे अगर मैं बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराऊं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हमारा रिब्स और हमारा स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड आएगा। अपवर्ड कम आता है, आउटवर्ड ज्यादा आता है। तो हमारा वॉल्यूम पहले इतना था, अब हमारा वॉल्यूम इतना हो गया। डॉर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर कम्स इनसाइड।
दैट इज द बेसिक फंडा। मैंने आपको बेटा होमवर्क क्या दिया था? मैंने होमवर्क दिया था नॉर्मल एक्सेलेशन। एक बार सब लोग अपना चेक करो। मैंने कहा था जिन मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्हीं मसल्स को आपको रिलैक्स करना है। तो एक बार होमवर्क सारे बच्चे चेक करेंगे, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सेलेशन के लिए आपको वही चीजें बेटा बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। सब लोग बेटा अपना अपना मैच करो। नॉर्मल एक्सेलेशन, नॉर्मल का मतलब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। अब एक चीज हमें पता है कि अगर हमें नॉर्मल एक्सेल करना है तो आउटसाइड का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, और इनसाइड का प्रेशर क्या होना चाहिए मैम? ज्यादा। और मैम इनसाइड का प्रेशर अगर हमें ज्यादा करना है तो हमें इनसाइड का वॉल्यूम जो है वो हमें कम करना पड़ेगा बेसिकली, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैम अंदर का वॉल्यूम हम किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं? जिन मसल्स को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उन्हीं मसल्स को तुम रिलैक्स कर दो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को एक यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमने इनहेल करने के लिए यूज किया था, एक हमने डायफ्राम का बेटा यूज किया था इनहेल करने के लिए। तो इनहेल करने के लिए हमने डायफ्राम को क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट किया था। इनहेल करने के लिए मैंने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो डायफ्राम मेरी फ्लैट हो गई थी। तुम खुद ही फील कर पाओगे जब तुम एक्सहेल करते हो ना, तो तुम्हें मतलब नॉर्मली एक्सहेल करते हो ना, तो तुम्हारी डायफ्राम तुम्हें ऐसा फील होगा बेटा कि फ्लैट से वापस से डोम शेप होगी, फ्लैट से वापस से डोम शेप होगी। तो इसको तुम्हें किसी चीज को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सबको अपनी पोजीशन पे वापस लेके आने की जरूरत है। तो तुम डायफ्राम को क्या कर रहे हो? रिलैक्स। जब तुम डायफ्राम को रिलैक्स करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब डायफ्राम पहले फ्लैट था अब तुम उसे रिलैक्स करके डोम शेप बना दे रहे हो, तो तुम्हारी वॉल्यूम अब घट गई। जब तुम डोम शेप से फ्लैट करते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है, अब तुम फ्लैट से वापस डोम शेप कर रहे हो तो वॉल्यूम घट रही है। कौन सी डायरेक्शन में? एंटीरियर पोस्टीरियर बोल लो, डॉर्सो एंटीरियर पोस्टीरियर बोल सकते हो, पोस्टीरियर एंटीरियर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो तुम क्या बोलोगे? व्हेन इट रिलैक्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड एंटीरियर पोस्टीरियरली। और बेटा देखो एनसीईआरटी में कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, मैं तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग ही कराऊंगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेंबर सबको समझाऊंगी, ठीक है? अभी मैं बोल रही हूं चाहे थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम डिक्रीज करो, थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लंग्स की भी बेटा में चेंजेस दिखेंगे। मतलब अगर तुम्हारे थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है यानी कि थोरैसिक चेंबर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, थोरैसिक चेंबर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर में लंग्स जो है उसका भी प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि एनी चेंज इन द थोरैसिक चेंबर रिफ्लेक्ट्स इन योर लंग। ये हमने एक लाइन पढ़ी थी, राइट? अब बेटा देखो वॉल्यूम डिक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियरली, तुम्हारी क्लास में बहुत स्पैमर्स आ गए तो इसको बंद कर दिया जाए, है ना? चैट्स ऑफ कर दिया जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम बेटा डिक्रीज हो गई एंटीरियर पोस्टीरियरली, यानी कि प्रेशर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज। जो हमारा काम था वो हमने कर लिया, प्रेशर इंक्रीज मतलब एयर गोज आउट। सिंपल हमें प्रेशर इंक्रीज तो करना था। इन द सेम वे बेटा अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, जिसको मैंने नॉर्मल इनहेल करते वक्त में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैं इसको क्या कर दे रही हूं? अब मैं इसको रिलैक्स कर दे रही हूं। अब मैं इसको अगर रिलैक्स कर रही हूं तो पहले मेरे रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ गए थे और अपवर्ड गए थे, वो डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएंगे, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ये वापस अगर अंदर घुस गए तो वॉल्यूम तुमने डिक्रीज कर दिया। डायरेक्शन क्या है? अगेन डॉर्सो वेंट्रल बोल सकते हो, वेंट्रो डॉर्सल सेम थिंग, बस एंटीरियर पोस्टीरियर मत बोल देना, है ना? ऊपर नीचे हो रहा है तो तुम एंटीरियर पोस्टीरियर बोलो, इसमें नीचे से ज्यादा अंदर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए तुम डॉर्सो वेंट्रल बोल रहे हो। तो जब ये रिलैक्स होगा तो रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड्स, तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। हमारा काम क्या था? प्रेशर को इंक्रीज करना, बिकॉज हमें एयर को बाहर भेजना था। एयर आउटसाइड चला गया, हमारा अल्टीमेट पर्पस सॉल्व हो गया, दैट इज द नॉर्मल एक्सेलेशन। वैसे तो ये होमवर्क था और जिसने भी होमवर्क नहीं किया तो ये बेटा इससे बुरी बात और कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि आई नो ये किया था ना, मेरे को एक बारी बता दो कि मैं आगे बढ़ जाऊं। फोर्सफुल बिलिंग तक तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ना बच्चों को तो यूजुअली क्या लगता है, इनहेल कर रहे हैं तो एक्सटर्नल काम आ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं तो इंटरनल काम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज हुआ। एक में कॉन्ट्रैक्ट किए, एक में रिलैक्स किए, ठीक है? एक छोटा सा मैं अतिरिक्त ज्ञान, हालांकि ये अतिरिक्त ज्ञान नहीं है, हालांकि ये आगे के चैप्टर से रिलेटेड है। जब तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे ना बेटा तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज, हाँ यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, डॉर्सो वेंट्रल, कोई नहीं, ठीक है? तो एक छोटी सी बात है पर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तो मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहती हूँ, एक नोट डाल के, आप नोट भी करो, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नॉर्मल इनहेलेशन इज डैश एक्टिव प्रोसेस टू पैसिव प्रोसेस। चलो दो ही ऑप्शन देते हैं, देखते हैं तुम कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? एक बार मेरे को करके बताओ कि तुम कंडीशन जो होता है बेटा दैट इज एक्टिव प्रोसेस, दैट इज नॉट पैसिव प्रोसेस, ठीक है? एक्टिव क्यों होता है? हालांकि जब तुम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा बेटा मसल्स को जहां पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जहां पे भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां एटीपी यूज होती है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, बट कोई बात नहीं, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे भी। जहां पे भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी चाहिए मतलब एक्टिव प्रोसेस। तो नॉर्मल एक्सेलेशन में तुम क्या कर रहे हो? मसल्स को सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो, तो नॉर्मल एक्सेलेशन पैसिव होता है क्योंकि उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया। लेकिन नॉर्मल इनहेलेशन में डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी मसल्स हैं, और तुम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। जहां कॉन्ट्रैक्शन होगी वहां एटीपी रिक्वायर्ड होगी। समझ आ गई बेटा बात? जिनको बेटा मतलब जिनका करेक्ट हुआ है बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश कर रहे हैं, ओ बल्ले बल्ले ओ शाबाश शाबाश, ठीक है? बहुत अच्छी बात है कि आपका सही हुआ है। इट इज ऑब्वियसली एन एक्टिव प्रोसेस। आप रीजन चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जनरल एक ना बेटा रिलेट करके, क्योंकि जब तुम पूरा 11th पढ़ लोगे तब तो तुम्हें रिलेट करके बेटा चैप्टर्स में से क्वेश्चंस देंगे, ठीक? ये अटक गया बेटा, चिपक गया, कह रहे हैं हम आपसे दूर ही नहीं जाएंगे, हम बोर्ड पे चिपके रहेंगे, ठीक है? हाँ, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यार तूने जो भी कैसे किया रे, बोर्ड में आके मेरे चिपक गया रे, ठीक है? भगा के भी ना, चाहे नॉर्मल एक्सेलेशन करनी हो चाहे तुम्हें फोर्सफुल एक्सेलेशन करनी हो,
तुम्हें बेटा कोई भी एक्सेलेशन कर रही हो, चाहे नॉर्मल एक्सेलेशन करनी हो चाहे फोर्सफुल एक्सेलेशन करनी हो, अगर तुम्हें एक्सेल करना है तो तुम मुझे ये बता दो, इसके लिए प्रेशर आउटसाइड इनसाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जल्दी, यस एवरीबॉडी, यस जल्दी। अंदर का प्रेशर ज्यादा होना, सॉरी बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तुम्हें चाहे नॉर्मल एक्सेल करना हो चाहे तुम्हें फोर्सफुल एक्सेल करना हो, बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए? बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए? जल्दी, यस। बाहर का प्रेशर डेफिनेटली कम होना चाहिए और अंदर का प्रेशर डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बेटा एयर अंदर से बाहर जा पाएगी। ये बात लॉजिकली समझ में आती है, राइट? इन द सेम वे अगर मेरे को अंदर का प्रेशर बढ़ाना है तो डेफिनेट सी बात है बेटा, मेरे को अंदर का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब मैं इसका पूरा प्रोसेस इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, पर इतनी बात तो आपको लॉजिकली समझ में आती है ना बेटा, है ना? इतनी बात तो आपको लॉजिकली समझ में आती है कि मेरे को चाहे धक्के से एयर को बाहर निकालना पड़े या नॉर्मली एयर को बाहर निकालना पड़े, मेरे को अंदर का प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा तभी वो एयर बाहर आएगी। अंदर का प्रेशर ज्यादा तब चाहिए होगा, काफी ज्यादा चाहिए होगा, नॉर्मल एक्सेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा। अंदर का प्रेशर ज्यादा करना है तो इंटरकोस्टल मसल्स और आप यूज करते हैं बेटा एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स बेटा वो वाली कौन सी एक्सरसाइज होती है? वही एक योगा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता है, कर रहे हैं। और बेटा हम क्या कर रहे हैं? इंटरनल, हाँ कपालभाति, यस। तो रिलेट कर पा रहे हो? देखो उसमें जब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम घट जाता है। नेक्स्ट स्लाइड करके देखती हूँ, ठीक है? इनको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बेटा क्या होता है? वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम घट जाता है तो यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि एयर बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई दुखद समस्या तो नहीं? ठीक है, यस ठीक है बच्चा बाड़ी, यस। तो हमने बेटा पढ़ा था अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। हमने कहा था कि भैया अलग अलग सिचुएशन में एक इंसान की ब्रीद इन या ब्रीद आउट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, जिसे मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसे आप स्पायरोमीटर भी बोलते हैं, जिसमें कि हमने ग्राफ बना के बेटा सारे वॉल्यूम्स को समझा था। एक बार आप फटाफट से रिवाइज कर लो। मैंने कहा था जब मैं ग्राफ इतना ऊपर लेके जाऊंगी इसका मतलब नॉर्मल इनहेलेशन, इतना लेके जाऊंगी नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। तो मैंने आपको इससे एक चीज पढ़ाई थी, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप नॉर्मल कंडीशन में बिना किसी फोर्स को लगाए बेटा इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को आप क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। 500 ml होती है, लीस्ट होती है अमंग ऑल दी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। फिर मैंने आपसे कहा कि यार नॉर्मल इनहेल करने के बाद भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर जो आप जोर लगाओ तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल इनहेलेशन आप उसे इनहेल कर सकते हो। वो फोर्स लगा के जो आप इनहेल कर सकते हो उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। हाईएस्ट है सारे वॉल्यूम्स में 2500 से 3000 ml। फिर आपने कहा कि नॉर्मल एक्सहेल करने के अलावा भी देयर इज सम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप दम लगाओगे तो बाहर कर सकते हो, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट सुनो गौर से अर्जुना वालों, चाहे जितना जोर लगा लो फिर भी बेटा कुछ एयर होती है आपके लंग्स में रही जाती है, आप फोर्स लगा लोगे तो भी वो बाहर नहीं जाएगी, दैट एयर इज कॉल्ड एज बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम। मेरी बात समझ आ रही है? दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो जितना जोर लगा लो बाहर नहीं जाएगी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बेटा इन्हीं सारे, और मैंने कहा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी तुम्हारे लंग्स में हमेशा होता है, शर्त यह है कि अगर तुम दम लगाओगे तो वो बाहर चली जाएगी, लेकिन रहती वो हमेशा है जस्ट लाइक रेजिडुअल वॉल्यूम। पर रेजिडुअल वॉल्यूम को चाह के भी तुम बाहर नहीं कर सकते, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तुम चाहोगे तो बाहर कर सकते हो। इन्हीं के एडिशन से बेटा बनती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। जैसे कि पहले आपने पढ़ा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक बंदे की टोटल इनहेल करने की कैपेसिटी को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। या फिर मैं ऐसे बोलूं एनसीईआरटी की भाषा में कि एक बंदे ने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, उसके बाद वो मैक्सिमम कितना एयर अंदर कर पा रहा है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इन द सेम वे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब जब एक बंदे ने नॉर्मल इनहेल किया उसके बाद वो टोटल कितना एक्सहेल कर पाता है, तो टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर पाएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर पाएगा। फिर आपने एक पढ़ा था बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको बहुत सारे बच्चे रेजिडुअल वॉल्यूम से कंफ्यूज करते हैं। नहीं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहता है कि जब आप दम लगा के एयर को बाहर करो उसके बाद कितनी एयर बची हुई है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहती है कि आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बची हुई है, तो दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये दम लगा के बाहर किया उसके बाद कितनी बची हुई है, ये नॉर्मल एक्सहेल किया उसके बाद कितनी बची हुई है। वाइटल कैपेसिटी दो तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया उससे टोटल लंग कैपेसिटी भी आसान हो जाता है याद रखना। तो मैंने वाइटल कैपेसिटी की आपको डेफिनेशन बताई थी कि द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल, और पता है एक्सहेल वी मैं ऐसे याद रखती हूँ, बाहर करना, बाहर बाहर साउंड सेम करता है तो कितना हम बाहर कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके की डेफिनेशन याद रखती हूँ। बहुत ही आई नो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है बेटा, आप कहोगे मैम बाहर में बी आता है और ये तो वी है, अरे सेम साउंड कर रहा है ना, तो कितना हम बाहर कर सकते हैं,
इससे डेफिनेशन स्टार्ट है, ऐसे याद रख सकते हो, कितना एयर हम बाहर कर सकते हैं, कितना एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो जब हम फोर्सफुल इनहेल कर रहे हैं, हम टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हैं, हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हम टोटल कितना बाहर कर सकते हैं, वो है आपकी वाइटल कैपेसिटी। इसको बाहर कर सकते हो, इसको बाहर कर सकते हो, प्लस ईआरवी को भी बाहर कर सकते हो। और इसमें और टोटल लंग कैपेसिटी में बस इतना अंतर है कि टोटल लंग कैपेसिटी कहती है कि आपकी लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी है बच्चा पार्टी। तो कितनी कैपेसिटी है आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, कितनी कैपेसिटी है, ये प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें बोलते हैं कि बाहर कितना कर सकते हो, इसमें बोलते हैं कि आपने इनहेल मैक्सिमम कर लिया, उसके बाद कितना लंग में आपको एयर दिखा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप बेटा सबको चमक गया होगा हमारा क्विक समाप्ति एक्सप्रेस वाला रिवीजन। और अब बेटा बड़ा टाइम बर्बाद किया है, गर्दन में एक मोच आ गई बेटा अचानक से, दो यार छड्डो, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मैंने एक चीज कही थी आपसे, आप मुझे कमेंट्स में आंसर दे सकते हो क्योंकि नोट्स तो बनाए हुए हैं ना तुमने, तो तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज होना है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा मेरे को एक बात बताओ, CO2 का पार्शियल प्रेशर बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही पार्शियल प्रेशर था, या तो 40 या तो 45 mmHg, हाँ कि ना, राइट। इन द सेम वे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा था, या तो 159 आपने देखा होगा, नहीं एटमॉस्फेयर नहीं, बॉडी के अंदर 104 देखा होगा, या 95 देखा होगा, या 40 देखा होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना ही वेरी कर रहा था। CO2 का शानदार, बेटा कमेंट्स में आप भर के आंसर दे सकते हो क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है। अच्छा एक चीज मैम हमें और पता है कि एयर हमेशा एक्सचेंज होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो पार्शियल प्रेशर, ये बात हमें पता है। मैम एयर हाई टू लो जाएगी, हाई टू लो जाएगी। तो अगर मुझे बेसिक ये पता है ना कि एयर कहां से कहां जानी चाहिए, लंग से ब्लड में आनी चाहिए, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में मिक्स होना चाहिए, या CO2 ब्लड से लंग्स में मिक्स होनी चाहिए, अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो मैं पार्शियल प्रेशर का अंदाजा लगा सकती हूं, राइट। सबसे पहला जो एक्सचेंज बेटा हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था आपकी लंग्स में जो एल्वियोलाई थी, ठीक है, उसमें, और इसके पास वाली जो कैपिलरी थी, इसमें इसके पास वाली कैपिलरी थी मैम पल्मोनरी कैपिलरी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताया था जो आप आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो मैंने आपको बताया था आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे एक बेसिक बात शेयर करी थी बच्चों कि आर्टरी का मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, वेन्स का मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई थी, ए मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। और एक चीज मैंने और आपको बताई थी, आर्टरीज बेटा हमेशा ब्रांच करती है तो ऐसे करके कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, और कैपिलरीज आगे जाके मर्ज करती है तो वेन्स बनाती है, राइट। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आर्टरीज ब्रांचेस टू फॉर्म कैपिलरी, कैपिलरी मर्जेस टू फॉर्म वेन। एयर का एक्सचेंज कभी बेटा आर्टरी से या कभी बेटा वेन से नहीं होता। एयर का एक्सचेंज बेटा कहां से होता है मैम, कैपिलरी से होता है। कारण है उसका नाम कैपिलरी से एक्सचेंज होने का कि यार कैपिलरी बहुत पतली होती है, फाइन होती है, उसकी वॉल थिन होती है, इसलिए वहां से इजी एक्सचेंज हो जाता है, राइट बच्चा पार्टी। तो मैंने आपको एक हार्ट का भी एक स्क्वायर बना के एक डायग्राम समझाया था, वो मैं वापस से भी आपको समझाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मेरे को क्या समझना है बच्चों, शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस बेटा, आंसर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। ये बेटा मैंने आपसे कहा था ये पल्मोनरी आर्टरी है। बच्चों मुझे कमेंट्स में बताओ इसे पल्मोनरी क्यों बोला। पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच करती है तो पल्मोनरी कैपिलरी बनाती है, और कैपिलरी से आगे जाके बेटा क्या बनता है, पल्मोनरी वेन। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये कि पल्मोनरी वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपके लंग से एसोसिएटेड है, इसलिए आप पल्मोनरी वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे हैं, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जा रही है, बट कहां लेके जा रही है, लंग्स के पास। वेरी नाइस, वेरी शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार बच्चों, वेरी गुड। तो पल्मोनरी क्यों, क्योंकि यार मैम पल्मोनरी लंग्स से रिलेटेड है ना मैम, ये लंग्स के पास लेके आ रही है, आर्टरी क्योंकि अवे फ्रॉम हार्ट लेके आ रही है, और पल्मोनरी वेन बेटा हार्ट के कौन से चेंबर में ब्लड लेके जा रही है। अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, मैंने वो डायग्राम जो बनवाया था, वेन का मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, पल्मोनरी वेन क्योंकि वो लंग से ब्लड लेके जाएगी टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बताया था, हार्ट के लेफ्ट साइड पे मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताया था। वेन्स में यहाँ पे तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ जाता है ना, जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, कैसे भरा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, रिवीजन जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आधा घंटा तो आज रिवीजन में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पल्मोनरी वेन जो होती है ना, लंग से पूरा ऑक्सीजन भर के उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां लेके आती है, आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे बेटा आपने एक चीज देखी कि मेरे को एक चीज बहुत क्लियरली पता है मैम कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है लंग्स में आएगा, लंग्स से ऑक्सीजन जो है मैम पल्मोनरी कैपिलरी में डिफ्यूज हो जाएगा। ये बात तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का मूवमेंट कहां से कहां होना है, ऑक्सीजन का मूवमेंट मैम ऐसे होना है, और मैम हमें CO2 का भी मूवमेंट पता है कि यार CO2 का मूवमेंट मैम
पल्मोनरी कैपिलरी से लंग्स में होना है और लंग्स से मैम हमें एटमॉस्फेयर में इसे मूव करना है। ये बात हमें बेसिक पता है। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर तो बेटा बॉडी के अंदर 45 या 40 ही हो सकता है और एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जाती है। तो सबसे पहले आसान वाला करते हैं। CO2 हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से लो पार्शियल प्रेशर वाले रीजन में जाती है। तो CO2 यहाँ पे 45, यहाँ पे 40, क्योंकि 40 या 45 भी तो हो सकती है ना, 45 या 40 ही हो सकती है और 40 से ये चली आएगी एटमॉस्फेयर में जहां बोल रहे हैं 0.3 mmHg। और ऑक्सीजन का क्या हाल है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है? 159 mmHg और मैंने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बताया 104, 95 एंड 40। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या फंडा है? 104 और 104 से यहां आ जाएगी ये 40 पार्शियल प्रेशर पे, राइट। कोई बेटा दुख दर्द समस्या यहां तक? किसी को कोई दुख दर्द समस्या? क्लियर है ये बात? अब मैंने आपको एक बहुत प्यारा एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी और वो कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने ये कोशिश की थी कि बच्चों ऑफ कोर्स आज हम ना इसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, देखते हैं कब पढ़ते हैं, रिवीजन में काफी टाइम लग रहा है, जब रिकॉर्डेड देते हैं तो यही हाल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, पर मैं चाहती थी कि लाइव में तुम्हारे साथ इंटरेक्शन हो। देखो 104 से जब 40 में तुम एयर को भेज रहे हो तो 40 तो नहीं रहेगा ना यहाँ का प्रेशर। जो ब्लड आया था आर्टरी के थ्रू उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था, है ना। अब उसके ब्लड में तुम ऑक्सीजन भर रहे हो, ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो एक टाइम होगा बेटा, तुम ब्रीद इन तो कर ही रहे हो, साथ के साथ तुम उस ऑक्सीजन को कहां भेज रहे हो? पल्मोनरी कैपिलरी में। तो ऑब्वियसली यहाँ का ब्लड ऑक्सीजन से भरता जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कैसे भरता है, कैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड करता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है मैम, 104 से 40 में आते आते भरते 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 यहां से जाने वाला जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, राइट। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। तो कितना ऑक्सीजन रिच? ये क्या हो गया? मैं थोड़ा वो कर रही हूं ना, लैग कर रही हूं, लैग आ रहा है ना, थोड़ा बहुत लैगिंग हो रही है। एक सेकेंड यार, लैग हो रहा है, वीडियो लैग हो रहा है। वीडियो क्यों लैग हो रहा है? किसी को बुला लो, मैं पॉज हो रही हूं ऐसे, किसी को बुला लो, जयेश वगैरह कोई है तो। हाँ ठीक है बेटा, मेरे को यहाँ पे लेकिन दिख रहा है थोड़ा सा ना, मेरे को वीडियो अपना ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखा। ठीक है, तो एक सेकंड में चेक करा रही हूँ, बाकी आप लोग के पास सही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा यार यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, 5 मिनट। तो बेटा क्या यहां से जब तुमने ऑक्सीजन, ये देखो पॉज हुआ ना, अच्छा, यहां से जब तुम 104 से 40 में ऑक्सीजन को इस तरीके से डिफ्यूज कर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, तो बेटा यहां से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 95 mmHg, राइट, 95 mmHg, है ना। और जब तुम बेटा यहां से रिच ब्लड जाएगा, इसमें 40 में ऑक्सीजन को इस तरह के जिनको कहां भेज रहे हो? पल्मोनरी कैपिलरी में। तो ऑब्वियसली यहां का ब्लड ऑक्सीजन से भरता जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कैसे भरता है, कैसे ऑक्सीजन बाइंड करता है, किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड करता है। तो ऑफ कोर्स ही बात है मैम, 104 से 40 में आते आते भरते 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 यहां से जाने वाला जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, राइट। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। तो कितना ऑक्सीजन रिच? ये क्या हो गया? मैं थोड़ा वो कर रही हूं ना, लैग कर रही हूं, लैग आ रहा है ना, थोड़ा बहुत लैगिंग हो रही है। एक सेकंड किसी को बुला लो, मैं पॉज हो रही हूं ऐसे, किसी को बुला लो, जयेश वगैरह कोई है तो। हाँ ठीक है बेटा, मेरे को यहाँ पे लेकिन दिख रहा है थोड़ा सा ना, मेरे को वीडियो अपना ऐसे गोल गोल घूमते हुए दिखा। ठीक है, तो एक सेकंड में चेक करा रही हूँ, बाकी आप लोग के पास सही जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा यार यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, 5 मिनट। तो बेटा क्या यहां से जब तुमने ऑक्सीजन, ये देखो पॉज हुआ ना, अच्छा, यहां से जब तुम 104 से 40 में ऑक्सीजन को इस तरीके से डिफ्यूज कर रहे हो, हाँ कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, तो बेटा यहां से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 95 mmHg, राइट, 95 mmHg, है ना। और जब तुम बेटा यहां से CO2 को वापस से एल्वियोलाई में भेजते हो, तो ऑफ कोर्स जो पहले ब्लड यहां पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा था जिसमें 45 पार्शियल प्रेशर था, अब 45 से जब तुम 40 दे दोगे, राइट, तो यहां से जो CO2, यहां से जो ब्लड जाएगा उसमें CO2 का प्रेशर डेफिनेटली 45 नहीं होगा, तो 45 नहीं होगा तो कम ही होगा ना, क्योंकि 45 से तुम ऊपर की तरफ भेज चुके हो। कितना कम हो सकता है? 45 से 40 हो सकता है। इसमें बेटा कोई कॉन्सेप्ट में मौत आ रही है? सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो यहाँ का प्रेशर याद रखने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जो ब्लड जा रहा है ना बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है।
ये एक्चुअल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बारे में डिटेल में तुम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ोगे। और ये जो बेटा यहाँ पे ब्लड आया ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें CO2 भरा हुआ है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, नहीं। देयर इज अ कंपैरिजन कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वहां CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। बस इतना डिफरेंस है ऑक्सीजनेटेड और CO2 डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा नहीं है कि एक में सिर्फ ऑक्सीजन है, एक में सिर्फ CO2 है। बात समझ आ रही है एवरीबॉडी? यस? यार ये पीछे क्यों कर दिया, ये आगे कर दो ना। हाँ, तो अब बेटा मैं क्या बता रही हूं, अब मैं दूसरा एक्सचेंज बता रही हूं जो हार्ट से रिलेटेड था, जो हार्ट से रिलेटेड था। तो मेरे को हार्ट की चेंबर्स एक बार बेटा रिवाइज करवाओ। हार्ट में तुम्हारे पास बेटा 4 चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आपके पास 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो यहां पे बेटा इस वाले एट्रियम को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, इस साइड वाले एट्रियम को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। बॉडी में ऑब्जर्व करोगे तो ऑफकोर्स इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ही पढ़ा। आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड लेके जाती है मैम, वेन टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके आती है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं बनाती हूं लंग्स, जिसके बारे में तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। लंग्स से कैसे करके एक्सचेंज होता है। तो राइट साइड में एट्रिया में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड हमेशा मूव करता है। तो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया और राइट वेंट्रिकल से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, अपने में ऑक्सीजन भरने के लिए हेल्प लेने जाता है। किसकी? लंग्स की। वो कहता है लंग्स भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो यहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से बच्चों कहां गया, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स के पास, क्या मांगने, ऑक्सीजन की हेल्प मांगने। कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पे पल्मोनरी कैपिलरी, जो तुम पढ़ चुके हो यहां का एक्सचेंज। और यहां पे बेटा लंग्स उसकी हेल्प कर देता है, लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन भर देता है। लंग्स उस ब्लड में जब ऑक्सीजन भर जाता है तो भाई ये कैपिलरी आगे जाके क्या बना रही, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन खुशी खुशी उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को, खुशी खुशी उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके चली आती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है। कहती है देखो मैं आ गया, मैं ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आ गया, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 हो चुका होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 हो चुका होता है। भाई तुमने ऑक्सीजन भरा क्यों, तुमने ऑक्सीजन भरा ही क्यों? इसको चेक कराना, या तो बच्चे स्पैम कर रहे हैं और या तो एक्चुअल में हो रहा है। ऑक्सीजन तुमने भरा क्यों बच्चों? ऑक्सीजन तुमने टिश्यूज के लिए भरा भाई। तुमने इसलिए ही तो भरा ना कि भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन अगर चाहिए तो ऑफ कोर्स सी बात है भैया कि तुम ऑक्सीजन कहीं से तो लेके आओगे। तो अल्टीमेटली तुमने ये जो सांस लिया, ऑक्सीजन भरा, इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को तुम टिश्यूज के पास लेके जाओगे बच्चों, राइट टिश्यूज के पास लेके जाओगे। तो होता यूं है कि यार पल्मोनरी वेन से तुम लेफ्ट एट्रियम में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहे हो, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दे रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक चीज समझाई थी कि वो ब्लड वेजल, जो ब्लड वेजल पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम क्या है? हालांकि लाइफ प्रोसेसेस में तुम्हें पढ़ना होना चाहिए था, बट फिर भी मैंने तुम्हें बेसिक्स बेटा पिछली क्लास में बताए थे। मेरे को एक बात बताओ, विच ब्लड वेजल, हालांकि बेटा देखो एक्चुअली क्या है ना बेटा, फिजियोलॉजी है और ये रिलेटेड होती है। तुम्हें हार्ट की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो ये नहीं समझ में आएगा, इसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आगे कुछ चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें थोड़े बेसिक्स बताए थे। वेरी गुड। आयोटा, आयोटा वो ब्लड वेजल होती है जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑफ कोर्स हार्ट ही बेटा पंप कर करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा ना, हार्ट ही तो मेन ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। तो यार हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल तक तो तुम बेटा ब्लड ले आए, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने आयोटा, ऐसा तो नहीं है बेटा कि आयोटा एक ही ब्रांच है, तुम्हारी बॉडी में इतने सारे सेल्स है, इतने सारे टिश्यू है, आयोटा थोड़ी बेटा हर जगह पहुंच जाएगी। एक पेड़ की मेन टहनी की तरह है आयोटा, एक पेड़ की मेन टहनी की तरह है बेटा आयोटा। जिस टहनी के बहुत सारे ब्रांचेस है ना, उसको मदद चाहिए होगी। आयोटा थोड़ी बेटा हर जगह आयोटा से थोड़ी चला जाएगा, आयोटा की ब्रांच होगी जो छोटी छोटी पेड़ की जैसे शाखाएं होती है, वैसे ही आयोटा की कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी ब्रांचेस है, जिसे तुम आर्टरी बोलते हो। कोई आर्टरी लिवर लेके जा रही है, कोई आर्टरी बेटा लंग्स लेके जा रही है, कोई आर्टरी किडनी लेके जा रही है, कोई आर्टरी ब्रेन में लेके जा रही है ब्लड। तो आयोटा की अलग अलग ब्रांचेस है। मैंने तो तुम्हें हर पर्टिकुलर ऑर्गन की ब्रांचेस नहीं बताई है, मैंने ओवरऑल कहा है कि यार टिश्यू के पास अगर ब्लड लेके जाते हो तो उस आयोटा की ब्रांच को सिस्टमिक आर्टरी बोल दो, सिस्टमिक टिश्यू से रिलेटेड होता है। तो आपने क्या बोला कि यार मैम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेजल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज के पास लेके जाएगी, उसका पर्टिकुलर नाम नहीं बोल रहे, पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक आर्टरी।
उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी में बेटा ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर वही रहेगा, अभी तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया 95, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बच्चों 40 mmHg। और यहां से तुम बेटा इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को, अल्टीमेटली जो तुम्हारा गोल था, तुमने ऑक्सीजन रिच ब्लड बनाया क्यों था, ताकि तुम टिश्यू को दे पाओ, अल्टीमेटली ये टिश्यू को दोगे। अब टिश्यू को कैसे दोगे जरा समझना। यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ तुम्हें एक बात समझ में आती है कि मैम ऑक्सीजन यहां से यहां मूव करेगा और CO2 मैम यहां से यहां मूव करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ CO2 का प्रेशर 40 है, तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, या तो 40 है या तो 45 है, या तो 40 है या तो 45 है, तो 45 से 40 में ही तो CO2 जाएगा ना बच्चा वाड़ी, यस। और यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर 95 है, तो 95 से अगर यहाँ आ रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम में कितना था 40, तो बस 40 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ बिल्कुल एज सिंपल एज दैट, राइट, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब बेटा देखो यहां से मैं क्या कर रही हूं ना, यहां से मैं सिस्टमिक कैपिलरी थी और सिस्टमिक कैपिलरी से यहां बनती है सिस्टमिक वेन, जो अल्टीमेटली बेटा वीना केवा के बारे में आगे पढ़ोगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, जो वीना केवा से जुड़ती है। वीना केवा जैसे आयोटा है ना, आयोटा की ब्रांच आर्टरी होती है, वैसे वीना केवा होता है जिनसे वेन्स जाके जुड़ती है, बट मैं उतनी डिटेल में भी जा नहीं रही हूं क्योंकि तुम इसके बारे में बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ोगे, ठीक है। अभी सिंपली याद रखो सिस्टमिक आर्टरी है ये, सिस्टमिक कैपिलरी है, सिस्टमिक वेन है ये, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट। तो सिस्टमिक वेन में बेटा, सिस्टमिक वेन में बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो बच्चों, यस। अगर तुमने 45 से 40 में CO2 को डिफ्यूज कर दिया तो यहां से जाने वाला ब्लड अब 40 से ज्यादा CO2 की वैल्यू कैरी करेगा। कितना ज्यादा कैरी कर सकता है 45, कितना ज्यादा कैरी कर सकता है 45। और ऑक्सीजन तुमने 95 से कहां दे दिया, 95 से 40 दे दिया, तो 95 से घटा रहे हो ऑक्सीजन इसको दे रहे हो, कितना बेटा कम हो जाता है, यहां पे कितना हो जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 40। और यही तो बेटा देखो 40 और 45 यहां पे तुम्हें सेम पल्मोनरी आर्टरी में दिखता है 40 या 45। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द होल रिवीजन, दिस इज द होल रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। तो मल्टीपल चॉइस में आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, वो हालांकि 90% कंप्लीट हो चुका है। और हमने बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले जब बात करी थी तो हमने कहा ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मैम, एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके और एक मैम डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन होता क्या है बच्चों, ये आपके ब्लड का पार्ट होता है। आपका ब्लड मैगी से मैंने कंपेयर कराया था कि यार अगर मैं सूप वाली मैगी बनाती हूँ तो आपका जो मैगी है वो, कल बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे मैगी टैग करते, कोई एक बच्चा था मैं नाम भूल गई हूँ कि मैम मैगी, ठीक है, ज्यादा नहीं खानी बेटा, ठीक है, हाँ, और टैग करोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा बिना भेजे। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, यस मैं क्या बोल रही थी कि मैगी बनाई, पानी था मैगी के अंदर, तो ऐसे आपकी ब्लड में ना लिक्विड एक पार्ट होता है, जिस लिक्विड पार्ट को आप बोलते हैं प्लाज्मा, उसमें मैगी तो नहीं रहती है ना, ज्यादा खाओगे तो क्या पता तुम्हारी मैगी निकले ब्लड में से, पर तुम्हारी होती क्या है उस बेटा लिक्विड पार्ट में, उसमें तुम्हारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, यस। तो तुम्हारी जो रेड ब्लड सेल्स है उसका नाम रेड ब्लड सेल क्यों होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर होती है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और तुम्हारा जो ऑक्सीजन है 3% जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज इन बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैम हीमोग्लोबिन की शक्ल कैसी दिखती है और ये ऑक्सीजन कैसे उससे बाइंड करता है, तो हमने बेटा चर्चा की थी हीमोग्लोबिन के बारे में कि मैम हीमोग्लोबिन के पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक पार्ट होता है हीम, एक पार्ट होता है बच्चों ग्लोबिन। ये बिल्कुल मैं तुम्हारे फ्यूचर हैंडराइटिंग के जैसे लिख रही हूं, जब डॉक्टर बन जाते हो तो ऐसी हैंडराइटिंग हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन पार्ट होता है, हीम पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। हीम पार्ट में आयरन जो प्रेजेंट होता है वो +2 स्टेट में होता है। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट जिसमें 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है प्रोटीन की। और हीमोग्लोबिन की अगर शक्ल देखोगे तो वो कैसे प्रेजेंट होती है, जैसे ये एक अल्फा चेन, ये दूसरी अल्फा चेन, ये एक बीटा चेन, ये दूसरी बीटा चेन, तो टोटल 4 चेन हो गई। और इसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, हीम होता है, हर एक चेन के साथ एक हीम होता है, यानी टोटल 4 हीम हो गए एक हीमोग्लोबिन के अंदर। और हीम पार्ट में क्या प्रेजेंट है, हीम पार्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों आयरन। हीम पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, आयरन इन दी +2 स्टेट, आयरन इन दी +2 स्टेट, +2 स्टेट। और इसी आयरन के साथ में तुम ऑक्सीजन को बाइंड कराते हो और जिसकी वजह से तुम कहते हो मैम एक ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, मैक्सिमम कैरी कर सकता है, ठीक है। अच्छा हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन बाइंड करता है तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक तरीके का ऑफकोर्स रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बाइंड करा दिया तो अलग नहीं कर सकते। और मैंने कहा था कि हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक द 2 पीपल हु लव ईच अदर। और इन दोनों के प्यार में बेटा खंडन या इनके प्यार को और बढ़ाने के लिए बाकी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, राइट, जैसे कि CO2, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, जैसे कि पीएच, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी भी, राइट बच्चा पार्टी। एक तो ये बात हो गई।
अच्छा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, 97% तुम्हारा ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फिर मैंने तुमसे बेटा एक बात कही थी सैचुरेशन के बारे में, और मैंने तुम्हें कुछ डेटा बताया था। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आपके हर 100 ml ब्लड के लिए अगर एवरेज में देखो, हालांकि है हर 100 ml ब्लड के लिए, बट मैं एवरेज अगर एक फिक्स डेटा लेके कैलकुलेशन करना चाहूं तो मैंने आपसे कहा हर 100 ml ब्लड के पास बच्चों 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन मैन 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? यूनिटरी मेथड से निकाला, अराउंड 20 ml, यानी मेरे हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास 20 ml ऑक्सीजन आता है। ये बेटा तुम्हारी लंग्स में हो रहा होता है, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे दिखता है? तुम्हारे एल्वियोलाई में तो दिखता है ना यार। एल्वियोलाई से तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हो पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, तो ऑक्सीजनेशन जो हो रहा होता है वो हो ही तो तुम्हारे लंग्स के अंदर रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन से जब बाइंडिंग हो रही है तो मैक्सिमम तुम देखते हो कि हर 100 ml ब्लड के लिए आप 20 ml ऑक्सीजन देख पाते हो मैक्सिमम, राइट बच्चों। एक डेटा एक बच्ची ने कल लिखा था, जो मैंने कहा था वो डेटा तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है कि एनसीईआरटी में क्या दिया, और नीट में उससे सवाल भी आया हुआ है, तो वो तो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी भी, ठीक है। अच्छा, इनिशियली जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ऐसा थोड़ी है बेटा, चाहे देखो चाहे दो लोगों की अरेंज मैरिज हो, चाहे दो लोगों की लव मैरिज हो, प्यार धीरे धीरे तो बढ़ता है ना बेटा। लव एट फर्स्ट साइट इज अ मिथ, ठीक है। हाँ, और वो तुम्हारा बेटा कमेंट सेक्शन में चलता है, विदाउट साइट लव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तुम 8:30 बजे आई, मैं तो तुम्हारा 4 बजे से वेट कर रहा था। तुम्हारे यहाँ पे तो बेटा सीन ही अलग है, पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, यही सब करने के लिए आते हैं, और इससे जिंदगी में जो एक्चुअल प्यार है वो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता, अपनी लाइफ से प्यार नहीं करता, अपने काम से प्यार नहीं करता, अपनी स्टेबिलिटी से प्यार नहीं करता है, वो किसी से कैसे ही प्यार कर सकता है बच्चों, राइट। तो मैं कहने का मतलब ये है कि यार देखो, तो हीमोग्लोबिन और बेटा ऑक्सीजन के बीच में ना इनिशियल से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है, जैसे सैचुरेशन धीरे धीरे होता है, राइट बच्चा पार्टी, यस। अभी सैचुरेशन धीरे धीरे कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के पास बच्चों ऐसे 4 पार्ट्स है, राइट। अभी हीमोग्लोबिन के पास ऐसे 4 पार्ट्स है, 4 हीम है, तो पहले एक ऑक्सीजन बाइंड करता है और इसके बाद से तेजी से और बाइंडिंग होती है, क्योंकि 4 पार्ट से एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग से 25% सैचुरेट हुआ, फिर बेटा दूसरी बाइंडिंग से 50% सैचुरेट हुआ, तीसरी बाइंडिंग से 75% सैचुरेट हुआ, चौथी बाइंडिंग से बच्चों 100% सैचुरेट हो गया। इसके लिए हमने एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्लॉट किया था, जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट दी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद बेटा ऑक्सीजन देखा था कि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है। तो धीरे धीरे होता है ना बच्चों, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो सैचुरेशन बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो सैचुरेशन बढ़ रहा है, पार्शियल प्रेशर सैचुरेशन बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बियॉन्ड और ज्यादा सैचुरेशन तुम नहीं कर सकते भाई, है ना। इस प्यार की भी एक लिमिट है यार, ऐसा थोड़ी है कि सैचुरेट ही करते जाओगे भैया। तो भाई 100% सैचुरेशन होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है, यानी कि बेटा आप क्या बोल रहे हो कि एक 100% सैचुरेशन तुम्हारी आ जाती है, एक सिग्मॉइड ग्राफ मिलता है, एस शेप कर्व मिलता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हालांकि मैंने तुमसे जो शिफ्ट टू राइट शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड्स यूज किए हैं वो वर्ड्स एनसीईआरटी में नहीं है, बट उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है, क्योंकि एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी ने ये टर्म्स ना जैसे मॉड्यूल्स में तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट, क्लोराइड। हालांकि मेन फैक्टर तो यार दोनों शादी करते हैं कि नहीं करते हैं बेटा, वो मेन डिसाइड करने वाला, मतलब शादी करने का मतलब बेटा दोनों के बीच में प्यार रहेगा या नहीं रहेगा, वो दोनों ही तो मेनली डिसाइड करेंगे ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, राइट। तो मेनली हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगा या नहीं करेगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, बट अदर फैक्टर्स भी इस चीज को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लाइक हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लाइक पीएच एंड लाइक टेम्परेचर। अब मैंने आपसे कहा अगर आपको कभी, ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है, अगर मैं आपसे कह रही हूं, जो मैं तुम्हें 100% सैचुरेशन दिखा रही हूं कि यार प्रेशर बढ़ रहा है, बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, राइट बच्चों। अब मैं कह रही हूं कि यार ये ग्राफ कैन ईदर शिफ्ट टू राइट साइड, ये वाला शिफ्ट है, या इट कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द either shift to the left side, right? So this is a left shift, this is right shift. मुझे यहां से कंटिन्यू करना है, पर बेटा प्रॉब्लम ये है कि तुमने CO2 का ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ा नहीं है, हालांकि वो टॉपिक बहुत छोटा है, इट इज हार्डली था कि मैंने तुमसे कहा था बच्चों शिफ्ट टू राइट होने का मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो रहे हैं, और अगर तुम शिफ्ट टू लेफ्ट कर रहे हो तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एसोसिएशन हो रहा है। मेनली डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, वो दोनों के बीच में डिसाइड कौन करेगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। फिर मैंने तुमसे कहा था अगर शिफ्ट टू राइट का मतलब मैं आपको डिसोसिएशन बता रही हूं, तो आपको लॉजिकली ये बात पता ही है कि यार डिसोसिएशन मैम एल्वियोलाई में नहीं होती है, डिसोसिएशन मैम टिश्यू में होती है, राइट। और अगर मैं एसोसिएशन बोल रही हूं तो ऑफ कोर्स वो एल्वियोलाई में होती है, इतनी तो बात लॉजिकली समझ में आती है। बाकी बेटा हम क्या करें, बाकी फैक्टर्स की हम बात करें।
ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चों दो तरीके से होता था। आपका ऑक्सीजन जो है एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर बेटा ट्रांसपोर्ट होता था, लेकिन दैट वाज ओनली 3%। और आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता था वो था बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते थे HbO2, और HbO2 के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता था। आप मुझे पहले बेटा एक एक करके आंसर दो। मैं मेरी सिस्टर का 650, हाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स मेरे को मिले जिनके भाई बहन अभी अर्जुना या लक्ष्य में पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ में कराते हैं और HbO2 बनाते हैं। ये आपके लंग्स में यानी कि एल्वियोलाई में हो रहा होता है या आपके बेटा टिश्यू में हो रहा होता है। पहले आप मुझे क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम बताती हूँ। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है डेफिनेटली बाइंडिंग के लिए फेवरेबल होती है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है बाउंड स्टेट विद हीमोग्लोबिन, उस सारी चीज के लिए फेवरेबल होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की तो बेटा एल्वियोलाई में बाइंडिंग हो रही होती है हीमोग्लोबिन से, बट आपको नहीं लगता कि यही वो जगह होगी जहां आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर रहा होगा? यस और नो पहले आप मुझे बताइए। एल्वियोलाई में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, बट यही वो जगह होती है जहां CO2 को उल्टी दिशा में जाना पड़ता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, उसको हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना पड़ता है, राइट? तो इस जगह पे CO2 तो अलग होता है और ऑक्सीजन जो होता है बाइंड करता है, राइट? ये बात आप लोग मानते हैं। और अगर मैं बेटा अपोजिट बात करूं कि जहां मैं आपके टिश्यू की बात करूंगी, तो ये वो जगह होती है जिस जगह पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है दूर दूर हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होता है। पहले मुझे आप आंसर दो ताकि आप आज आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्या यही वो जगह है बेटा, टिश्यू ही वो जगह है जहां आपका हीमोग्लोबिन अलग हो रहा है? लंग्स में तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन चिपक रहा था, लेकिन टिश्यू वो जगह है जहां आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दूर दूर हो रहे होंगे, डिसोसिएट हो रहे होंगे। बच्चे डाउट्स में डिसोसिएशन का मतलब पूछ रहे थे, बेटा इतनी अंग्रेजी को आपको गूगल करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा मैम, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में चिपक रहे होंगे, बाइंड कर रहे होंगे, HbCO2 बना रहे होंगे, राइट बच्चा पार्टी? ठीक है ना, इतनी बात तो लॉजिकली समझ में आती है ना? अब CO2 का ट्रांसपोर्ट बेटा तीन तरीके से होता है। एक होता है डिसॉल्व, डायरेक्टली डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा 7%। एक होता है बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, या तो 20 से 25% बोल लो या तो 23% बोल लो। और एक होता है बच्चों किस फॉर्म में, एक होता है एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, अब सबसे पहले उसकी कहानी देखेंगे। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले ये डायग्राम देखो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये बनाना है कि नहीं, तो बेटा अभी बनाने की जरूरत नहीं है। जब क्लास के बाद आपको PDF मिलेगी ना, तो उस PDF मिलने के बाद, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ रिवाइज करो। आपने ऐसे ही डायग्राम्स बनाए हुए हैं। आज की क्लास जब एंड हो जाएगी ना बच्चों, तो एंड होने के बाद लास्ट में ना चैप्टर के नोट डाल के आप ये डायग्राम क्लास खत्म होने के बाद बना लेना। अभी मत बनाओ, अभी सिर्फ सुनो, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा आप कर चुके हो। ये मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आई हूं कि आपको और बेटर समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना, तो अभी बनाने पे फोकस मत करना। ये देखो बेटा, अब इसको ना, ये फुल एंड फाइनल है, इसको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करना। ये आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया, जिस डायग्राम में मैं आपको ये शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपका टिश्यू है और ये आपकी बेटा टिश्यू के पास की कैपिलरी है, जिसे आप सिस्टमिक कैपिलरी बोल रहे हो। और इस सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर मैंने आपको ये RBC दिखाया हुआ है। सबसे पहले तो बेटा आप देखो कि ऑफ कोर्स आपका ग्लूकोज का, आपके जितना भी चीजें आपने बेटा एब्जॉर्ब की थी, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तभी तो बेटा आप रेस्पिरेशन बोल रहे हो ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज करके। और उसका बाई प्रोडक्ट बेटा आपका क्या बनता है, CO2 बन रहा होता है। यस और नो? चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही तो ये पढ़ा है ना, व्हाट इज रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, और साथ में CO2 रिलीज हो रहा होता है। टिश्यू में क्या बन रहा है बच्चों, CO2। अब मैं CO2 का आपको ट्रांसपोर्ट दिखा रही हूँ। तो CO2 टिश्यू में जो बना, इसका ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है। CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है। नंबर 1 बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, कितना प्रतिशत बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, 7%। ये बाहर क्या है, ये प्लाज्मा है। 7% बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गया, राइट? यस। और दूसरा बेटा, दूसरा देखो ये क्या कर रहा है, फास्टेस्ट एंजाइम इन द बॉडी। बच्चों ये हमने पहले ही इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो अब वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद आ रहा है? ठीक है बच्चों, शाबाश। आप आंसर देना कमेंट्स में, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ गया है ना, क्योंकि ये आप लास्ट में बनाना क्लास एंड होने के बाद। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बच्चों जो RBC में भी होता है, RBC में बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, और प्लाज्मा में भी होता है। ठीक है, CO2 बेटा एक तो डायरेक्ट डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा के अंदर, नंबर 1 तरीका इसका ट्रांसपोर्ट होने का। नंबर 2 तरीका यार, ये आपके RBC के अंदर एंटर करेगा, H2O से कंबाइन करेगा, एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 फाइनली H+, इस एरो को अभी ध्यान मत देना, ये मैं बाद में समझाऊंगी, H+ और बाइकार्बोनेट बना लेगा। क्या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है 70%? पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, राइट? करेक्ट है बच्चों? यस, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बेटा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% ट्रांसपोर्ट होता है। यस मेरे बच्चों, राइट? लेकिन बाइकार्बोनेट RBC में बनता है, पर जब इसे यहां से अब ये वाला ब्लड वापस से बेटा जा रहा होगा, क्योंकि अब आपको एक्सहेल करना है ना,
टिश्यू वाली सिस्टमिक कैपिलरी इसी ब्लड को अब कहां लेके जा रही होगी बेटा, पहले आपके हार्ट में, फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में लेके जा रही होगी ना, ताकि आप एक्सहेल कर दो इसी CO2 को, राइट? बिल्कुल सही मैम, ये बनता तो यहां है पर ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको मैं प्लाज्मा में निकाल देती हूँ, ठीक है ना बेटा। इसको बैलेंस करने के लिए ना कुछ आयंस अंदर भी आते हैं, पर मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। कल आपने एक बच्चे का 59 रैंक जिसकी आई थी, वो मेरे अर्जुना से पढ़ा था, उसने बताया रेलेवेंट पढ़ो, एक्स्ट्रा मत पढ़ो ज्यादा, थोड़ा बहुत जहां जरूरत है पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो। मैंने लास्ट ईयर वैसे बताया है ये एक्स्ट्रा कंटेंट, बट अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और कंसाइज करने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए CO2 तो बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से, पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अलग अलग होना होता है ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाए। तो HbO2 को डिसोसिएट कौन कौन कराते हैं, एक तो CO2 भी इसको बाइंड होके इस टिश्यू वाली एक्स्ट्रा कंटेंट, बट अभी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा और कंसाइज करने की कोशिश कर रही हूं ताकि आप लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए एक आयन होता है, क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है, तो क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये बाइकार्बोनेट बेटा कहां डिसॉल्व हो जाता है, आपके प्लाज्मा में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। और तीसरा वे बेटा इसके ट्रांसपोर्ट का क्या है कि यार मैम ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, राइट। तो अब ये बेटा देखो हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड कर रहा है, ये तीसरा फॉर्म है इसके ट्रांसपोर्ट होने का, ठीक है। थर्ड फॉर्म HbCO2 के साथ कंबाइन करके HbCO2 बनाता है। लेकिन अब मैं अगर आपको असलियत बताऊं ना बेटा, पहले मुझे ये बताओ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये HbCO2 बेटा कितना प्रतिशत, 23% या 20 से 25%, पहले मुझे ये बताओ, अभी तक कोई डाउट, तभी मैं आगे बढ़ूंगी ताकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई कंफ्यूजन रहे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, राइट? क्लियर है ना बच्चों, राइट? अब देखो बेटा एक्चुअल में पता है क्या होता है, एक्चुअल में पता है बेटा ये इस तरीके से कंबाइन नहीं करता है। अगर मैं अब क्योंकि ना आपने बना लिया तो इसलिए मैं अभी बताने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी, पहले से लिख लेती तो आपको डाउट होता है, ठीक है। एक्चुअल में बेटा ना ये इस तरीके से कंबाइन नहीं होता है, ये Hb और CO2 का कैसे कॉम्बिनेशन होता है पता है आपको, यहां पर इसी जगह पर मैंने आपसे कहा टिश्यू वाली जगह पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रहे होते हैं, यस और नो, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि HbO2 का डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे CO2 तो बाइंड कर रही है हीमोग्लोबिन से, पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अलग अलग होना होता है ताकि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाए। तो HbO2 को डिसोसिएट कौन कौन कराते हैं, एक तो CO2 भी इसको डिसोसिएट कराता है और एक बेटा हाइड्रोजन आयंस इसको डिसोसिएट कराते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके इस टिश्यू वाली जगह पे आया था, अब इसका वक्त आ चुका है कि ये ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को मिल जाए। तो भैया अब तुम्हें इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कराना है। इसको अलग कौन कर रहा है, इसको अलग यहाँ की कंडीशंस कर रही हैं, टिश्यू वाली कंडीशन कर रही है, जहां CO2 बहुत ज्यादा है, जहां हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा है, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये सारी कंडीशन इस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कराएंगे, इनके बीच में दरार डाल रहे हैं। तो देखो यहां पर बेटा ऊपर वाली रिएक्शन की वजह से जो हाइड्रोजन आयंस बनते हैं ना बच्चों, ये हाइड्रोजन आयन एक तो नंबर 1 इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराएंगे, एक तो ये हाइड्रोजन आयन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन कराएंगे। ये दोनों जुदा हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया और बेटा ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन टिश्यू को अपने आप चला जाएगा फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ठीक है, यस। और दूसरा तो बेटा देखो 3% तो ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आया था, 97% इस फॉर्म में आया था, बट 3% तो प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होकर आया था, तो 3% तो ऑटोमेटिकली इजीली मिल जाएगा, है ना। और जो 97% था इसको डिसोसिएट दो चीजों ने कराया, अभी मैंने एक के बारे में आपको बताया, एक आपका ये हाइड्रोजन आयन बेटा इसकी डिसोसिएशन करा रहे हैं और HbH बना दे रहे हैं, ऑक्सीजन अलग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। मेरे को बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये डायग्राम फुल एंड फाइनल है और आपने शिफ्ट टू राइट में ऑलरेडी पढ़ा है कि टिश्यू में कौन कौन सी कंडीशन होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, CO2 इज हाई, हाइड्रोजन आयन इज हाई, pH इज लो, टेम्परेचर इज हाई, सारा पढ़ा है आपने, ठीक है। यस, पहले मेरे को ये बता, समाप्ति एक्सप्रेस धीरे चल रही है। अरे भाई तुम्हें समझाने के लिए धीरे चल रही है यार, कैसी बातें करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात ना, है ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, है ना, ये देखो, अब बेटा मेरे को देखो, ये देख के बताओ मुझे, ये भी एक चीज हो रही होती है, तुम्हें HbO2 को डिसोसिएट कराना है, सारा HbO2 बेटा ऐसे ही थोड़ी डिसोसिएट हो जाएगा। एक HbO2 का डिसोसिएशन तो हाइड्रोजन आयन की वजह से हुआ, और एक यहां पे जरा नजर डालना, ये आपने पिछली क्लास में भी लिखा था, ये HbO2 को डिसोसिएट कराएगा। देखो मैं इसको इसलिए रेड बॉक्स में डाल रही हूं, इस HbO2 को CO2 भी तो डिसोसिएट कराएगा, हाइड्रोजन आयन तो डिसोसिएट कराते ही हैं, और साथ में बेटा कौन डिसोसिएट कराता है, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट कराता है। ये भाई साहब इन दोनों के बीच में दरार डाल देंगे, इन दोनों को डिसोसिएट करा देंगे, तो ये एक और तरीका है कि इस तरीके से भी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात? यस, शाबाश, बहुत सारे बच्चे तो खुद ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो खुद ही आंसर दे रहे हैं। तो मैं चाहूं तो मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूं कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कर रहा है और HbCO2 बना रहा है, बट ये CO2 कौन से कैसे कंबाइन कर रहा है, इन दोनों को अलग करके, ये इन दोनों को अलग करता है तब जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। समझ आ गई बात? यस, ये CO2
HbO2 को अलग करके फिर HbO2 से कंबाइन करता है बच्चों। तो ये एक और फैक्टर है जो CO2 इन दोनों के बीच में दरार डालता है। एक तो हाइड्रोजन आयंस बेटा इन दोनों को अलग करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख लो। और आपने शिफ्ट टू राइट में ऑलरेडी पता है कि शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज वेयर PCO2 इज हाई, H+ इज हाई, pH इज लो, टेंपरेचर इज हाई एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज लो। राइट है? आज जल्दी समझ आ गया? हाँ आज जल्दी। हाँ मैम इसका रिप्लेसमेंट है भाई, हर किसी का रिप्लेसमेंट होता है। पहले ऑक्सीजन को इससे प्यार था, अभी भाई ऑक्सीजन को रिप्लेस करके CO2 आ गया। ठीक है? यस डन है। अब देखो बेटा और आसान लगेगा, मैं इसकी अपोजिट चीज भी लेके आई हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था मैम आप दे दो हमें डायग्राम, हमें कोई मौत नहीं आ रही, आप हमें डायग्राम दे दो, हमें डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो मैं बेटा अगला वाला डायग्राम दिखाऊं, अगला वाला डायग्राम दिखाऊं। अगला डायग्राम वो है जिसमें आपको यहां पे तो आपको CO2 की एसोसिएशन वाला एरिया दिखाऊंगी जहां पे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग हो रही होती है बट CO2 का डिसोसिएशन होता है ताकि आप एक्सहेल कर पाए। सेक्शन होनी चाहिए कि पहली क्लास आज कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा ये दूसरी जगह है बेटा, देखो एल्वियोलाई में क्या हो रहा होता है। अब वापस से ध्यान दो, अब वापस से ध्यान दो बेटा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, एक 3% डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा एंड 97% एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मेरे को एक एक करके जैसे आपने पीछे वाले का आंसर दिया ना बेटा, उसी तरीके से आप मुझे इसका आंसर देते जाना। प्लाज्मा में 3% डिसॉल्व हो गया और बेटा ये देखो HbO2 यहां कंबाइन करके Hb और O2 आपस में कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते 97%। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? दो ही तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, यस और नो, यस और नो, राइट करेक्ट है। अब देखो यहां CO2 का क्या होगा, यहां CO2 डिसोसिएट हो रही होगी क्योंकि भैया CO2 को एल्वियोलाई से होते हुए आउटसाइड जाना है, आपको एक्सहेल करना है। अब CO2 कितने तरीके से ट्रैवल करके आती है? 3 तरीके से आती है। एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आती है और एक HbCO2 के फॉर्म में आती है, यस और नो, राइट। यहां पर जो CO2 आई होगी ताकि वो एक्सहेल हो जाए वो 3 तरीके से आई होगी। एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आई होगी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, एक डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में आई होगी और एक HbCO2 के फॉर्म में आई होगी। बात मानते हो कि नहीं? राइट। तो यहां पे देखो ये बाइकार्बोनेट जो है 70% प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आया है CO2 और CO2 बेटा कितना परसेंट? 23% HbCO2 के फॉर्म में आया है और बेटा 7% जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आया है। राइट। तो प्लाज्मा वाला तो बेटा डायरेक्टली देखो चला गया, इसको तो कोई मौत नहीं आ रही है, ये डायरेक्टली बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व था तो डिफ्यूज हो गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से एक्सहेल हो गया। अच्छा जो बाइकार्बोनेट में जो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर आया था, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि बाइकार्बोनेट बनता आरबीसी के अंदर है और ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जब इसे एक्सहेल होना होगा, जब इसे CO2 के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट तो एक्सहेल नहीं करते हो ना, CO2 एक्सहेल करते हो, तो जब इसे CO2 के फॉर्म में एक्सहेल होना होगा इसे फिर से आरबीसी की हेल्प चाहिए। इसको हमेशा आरबीसी की हेल्प चाहिए होती है। आरबीसी एक बार इसे अपने घर से निकालता है फिर इसे अपने घर के अंदर बेटा ले लेता है ना। तो क्या हुआ, प्लाज्मा में जो बेटा ये स्विम करके आ रहा था, अब इसने फिर से आरबीसी को बोला भाई मेरे को अंदर ट्रांसपोर्ट कर दो क्योंकि मुझे अब अपने को CO2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन चल रही है बच्चों। देखो वहां पे कौन सी रिएक्शन चल रही थी, वहां पे कौन सी रिएक्शन चल रही थी, एक बार ध्यान दो। CO2 प्लस H2O बना रहा है H2CO3 एंड डिसोसिएट कर रहा है H+ और HCO3 माइनस में। अब एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन चल रही है बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि अपोजिट ही तो चलाना है। एल्वियोलाई में और आपके टिश्यू में एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होती है। ये भाई साहब अंदर आए, ये अंदर आने के बाद बेटा किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयन के साथ में। क्या बना रहे हैं? अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3 बना रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। अलग कर दिया इन्होंने CO2, बस CO2 का एक्सहेल कर दिया आपने, CO2 का एक्सहेल कर दिया आपने। बिल्कुल सही कनिष्का बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। और देखो बच्चों, और देखो कितना परसेंट? 23% HbCO2 के फॉर्म में आ रहा था। अब आप मुझे एक चीज बताओगे कि इस HbCO2 को कौन डिसोसिएट कर रहा होगा? एक बारी मेरे को बता दो, एक बारी मेरे को बता दो बेटा, इस HbCO2 को एक्चुअल में कौन डिसोसिएट करवा रहा होगा? जैसे वहां पे बेटा दोनों के बीच में कोई आया था ना, वहां पे हाइड्रोजन आयंस थे और आपका जो था CO2 था जो HbO2 के बीच में आया था। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में वहां CO2 आया था ना और हाइड्रोजन आयन आए थे। यहां पे कौन आएगा? बस बस, और क्या चाहिए? देखो कमेंट्स, सारे बच्चे एक बार कमेंट खोल के देखो कि बच्चे खुद आंसर दे रहे हैं एंड आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर्स, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही। और एक्चुअल में बेटा इसी तरीके से ना जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आता है ना तभी यहाँ पे HbO2 बनता है। तो ये रिएक्शन जो हम इतनी इजीली लिखते हैं ना, ये HbO2 बनता कैसे है? जब ये ऑक्सीजन HbCO2 के बीच में आता है। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि Hb कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म HbO2, पर कैसे आया भाई? इसने इन दोनों के बीच में दरार क्रिएट की तब जाके बेटा। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीजन ने इन दोनों को अलग किया। अपोजिट रिएक्शन चल रही है भाई, तूने मेरे साथ जैसा किया मैंने तेरे साथ वैसा किया, सिंपल बेटा। और क्या चाहिए? इतना ही है, इतना ही है। अब इन दोनों डायग्राम को सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद एक बार देख लेंगे, ठीक है।
अच्छा कुछ बच्चों ने ये लिखा था कि मैम जो आपने पढ़ाया उसको प्लीज थ्योरी फॉर्म में लिखा देना। बेटा ये तो हमने थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप फालतू के नोट्स नहीं बनाओ। मैं जनरली बोल रही हूं, मेरे को लिखवाने में क्या है बेटा, जब मैं आधा घंटा आपको इज्जत देके सिर्फ 2 शब्द दिए इसके इज्जत में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना यार। डिफिकल्टी इन रीडिंग क्यों हो रही है? डिफिकल्टी इन रीडिंग अगर ये कारण नहीं पता चलेगा तो फायदा क्या है? वीजिंग साउंड होता है, इन्फ्लेमेशन कहां हो रही है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। पर मैं एट द एंड ऑफ द डे आपको ये बोलूंगी कि बेटा कंपेयर करके ना यही बोला जाता है, एल्वियोलाई में प्रॉब्लम हुई तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में प्रॉब्लम हुई तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, सबसे पहले यही पूछते हैं। तो पूरी कहानी याद रखो और फिर मुद्दा याद ना रखो तो फिर समस्या है, ठीक है। तो अगला डिसऑर्डर बेटा क्या पढ़ने वाले? अगला डिसऑर्डर है आपका क्या? एम्फाइसीमा। अगर इसी की वॉल को सिगरेट स्मोक कर करके क्या करोगे, इसकी वॉल को अगर बेटा डैमेज कर दोगे तो ये जो ऑक्सीजन था जो आपके ब्लड में जा रहा था, अब ये प्रॉपर्ली जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एल्वियोलाई की सरफेस से ही तो एयर का एक्सचेंज हो रहा है, राइट? यस। तो भाई एम्फाइसीमा विच इज ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकर्स में ये दिखता है, जिसमें कि एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, बलून जैसा स्ट्रक्चर है, इलास्टिक ही नहीं रहेगा, फूल नहीं पाएगा प्रॉपर्ली, एयर का प्रॉपर एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने सांस नहीं लिया, तुमने सांस लिया बट वो सांस प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं हुई, वो एयर प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं हुई, ऐसा लगेगा कि अभी भी अंदर एयर है। एम्फाइसीमा का मतलब होता है फुल ऑफ एयर। एम्फाइसीमा वर्ड का अगर मीनिंग देखोगे ना, इसका वर्ड मीनिंग होता है फुल ऑफ एयर। इस वर्ड आपने हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि आपका एयर भरा हुआ है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी दिखती है, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगेगी, एयर प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं होगा। तो समझ आ गई बात? यस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखती हूं रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑक्यूपेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो जाना। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो ऑक्यूपेशन की वजह से मतलब क्या भाई, कई ऐसे लोग होते होंगे जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कोल फैक्ट्रीज में, माइनिंग फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, और डे टू डे लाइफ में बेटा वो कई सारे डस्ट से, कई सारे पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं। और जब वो, हालांकि बेटा बोला जाता है कि मास्क पहन के काम करो, जब भी आप स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज में देख लो या पेट्रोलियम या कोल माइन फैक्ट्रीज में देख लो, बोला जाता है कि पर मास्क से बेटा क्या ही, कितना ही सेव हो जाएगा, कितना ही आप बच लोगे, है ना। तो जो एवरीडे बेसिस पे ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं ना, इंसान के खुद के ऑक्यूपेशन की वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप ऐसे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में रहोगे डे टू डे लाइफ में, तो आपको जो प्रॉब्लम होती है, आपके लंग्स ना, आपके लंग्स हैं क्या, आपके लंग्स एक्सपैंड कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं ना। तो आपके लंग्स ना, लंग्स का एरिया डैमेज होने लगता है, लंग्स में फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइबर का फॉर्मेशन, फाइबर डिपॉजिट होने लगता है। फाइबर अगर फॉर्म हो जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में फाइबर फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे इलास्टिसिटी लंग्स में कम होगी, है ना। तो सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑब्वियस सी बात है, सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर लंग्स में फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होगी, दैट्स इट। अब बेटा जैसा पॉल्यूटेंट का नाम है वैसा उस डिसऑर्डर का नाम होता है। जैसे अगर बेटा सिलिकॉन पॉल्यूटेंट की वजह से कोई डिसऑर्डर हो रहा है, उसको सिलिकॉसिस बोल देंगे। अगर किसी केमिकल का नाम है एस्बेस्टोस, तो उसकी वजह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, उसे एस्बेस्टोसिस बोल देंगे। तो जैसा नाम है वैसा उसका पर्टिकुलर। वर्किंग इन रीडिंग भी साथ के साथ देख लो। इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इन्वॉल्व्ड इन ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, much dust is produced that the defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation, and long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, यानी कि proliferation of fibrous tissues causing serious lung damage. Worker in such industries should wear protective mask. That's it. ठीक है बेटा। हाँ, तो यार देखो मैं क्या बोल रही हूँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि कभी आपकी सांस बहुत तेज हो जाती है, कभी आपकी सांस बहुत धीमी हो जाती है, कभी आप डीप ब्रीदिंग करते हो, कभी आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो, कभी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो। तो आपके रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए आपके पास कुछ बेटा फैक्टर्स होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। नर्वस रेगुलेशन होता है, और आपका कौन सा रेगुलेशन होता है बेटा, एक आपका कीमो रेगुलेशन, कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू रेगुलेशन होता है, जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कीमो रेगुलेशन आपने पिछले क्लास में ये फ्लो चार्ट लिख लिया था ना, है ना, आपने चार्ट बनाया था, अर्ना मुखर्जी, अर्नो मुखर्जी, है ना। हाँ, तो आपने बेटा एक फ्लो चार्ट बनाया होगा, आपने बनाया होगा नर्वस रेगुलेशन, फिर आपने बनाया होगा आई थिंक केमिकल रेगुलेशन। आपने नर्वस रेगुलेशन में फिर बेटा ऐसे लिखा है कि 2 तरीके से आपका रेगुलेशन होता है, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की मदद से और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर की मदद से। फिर आपने ये लिखा होगा कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका मेड्यूला में प्रेजेंट होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका बेटा पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपने यहाँ पे जब केमिकल रेगुलेशन लिखा होगा तो आपने लिखा होगा केमिकल रेगुलेशन में आपके पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, और आपने लिखा होगा कि आपके पास पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। पेरिफेरल में आपने कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज। इतना लिख चुके हो ना, इतना लिख चुके हो ना। चलो, जिसके पास मेन कंट्रोल है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल सिर्फ इसके पास है, रिदम सेंटर के पास। वो कंट्रोल सिर्फ किसके पास है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। वो कंट्रोल और किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसका नाम है रिदम सेंटर। रिदम, आपकी रेस्पिरेशन की रिदम।
तो रिदम सेंटर इज द मेन सेंटर जो आपकी ब्रीदिंग को होल्ड कंट्रोल कर रहा है। आपको अगर कोई भी चेंजेस कराने हैं, आपको किसको बताना पड़ेगा? जैसे बेटा आपके घर में भी कोई होगा ना हेड, भाई उससे बोलो, है ठीक है। जैसे होता है ना, मम्मी कहती है पापा को बोलो ऐसे करने के लिए, पापा को बोलो आज मार्केट चलने के लिए, तो तुम पापा को कन्विंस कर रहे होते हो। और कहीं कहीं पे उल्टा होता है, मम्मी को बोलो आज कुछ कन्विंस करने के लिए यहाँ पे लेके चलना है, तो कोई एक होता है जिसकी बात ज्यादा मानी जाती है। तो आपके जो रेस्पिरेशन का मेन कंट्रोल होता है बच्चों, वो होता है आपके रिदम सेंटर के पास, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास ही सारा कंट्रोल है। बाकी अगर कोई भी जो, फिर आप पूछोगे मैम इसका क्या काम है? भाई इसका भी काम है, लेकिन इसको काम करवाना पड़ता है, इसको काम करवाना इससे पड़ता है। आगे जो आप कीमो रिसेप्टर्स पढ़ोगे ना बच्चों, वो कीमो रिसेप्टर्स भी चेंज को, तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पर वो चेंज ला नहीं सकते। उनको चेंज लाने के लिए किसको बताना पड़ेगा? उसको चेंज लाने के लिए बच्चों रिदम सेंटर को बताना पड़ेगा। तो रिदम सेंटर या तो घर की मम्मी है, या तो घर का पापा है, या तो घर का बच्चा भी कोई होगा जो मम्मी पापा से अपनी बातें मनवाता है। ऐसा भी सीन हो सकता है ना, कि बच्चे ही अपनी बात मनवा रहे हैं। कोई भी चेंजेस अगर करने हैं तो वन हैज टू गिव सिग्नल टू द रिदम सेंटर टू ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखती हूं अब देखो यहां पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को एक्चुअली बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर। मैं साइड हो जाती हूं ताकि आप इसको लिख पाओ। इसे बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर क्यों? ये एक्चुअल में इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करेगा। बट क्या ये खुद करा सकता है इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम? नहीं। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अगर आपकी ब्रीदिंग कैसे होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से आपका एक ब्रीथ कंप्लीट होता है ना, आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, जिससे आपका एक ब्रीथ कंप्लीट होता है, एक ब्रेथ कंप्लीट होता है, राइट। अगर मैं कह रही हूं कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेशन से जो फर्दर सिग्नल जो भी होगा उसकी वजह से अगर इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो गई, तो ये आपकी फास्ट ब्रीदिंग करवाएगा या आपकी डीप ब्रीदिंग कराएगा? क्या करवाएगा? इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम अगर करेगा तो उससे बेटा आपकी फास्ट ब्रीदिंग होगी या आपकी डीप ब्रीदिंग होगी? क्या होगा? खुद मेरे को सोच के थोड़ा बताओ। इनहेलेशन की ड्यूरेशन को कम करा रहे हैं, जल्दी बताओ। वेरी गुड। फास्ट ब्रीदिंग ऑब्वियसली टाइम कम कर दिया ना, इनहेल का टाइम ही कम कर दिया। इनहेल का टाइम कम कर दोगे तो ब्रीथ आपको फास्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? यस। अगर इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो गई, टाइम कम हो गया, यानी कि सांस लेने से पहले एक्सहेल हो जा रहा है, सांस लेने से पहले एक्सहेल हो जा रहा है, तो कितनी फास्ट ब्रीदिंग करोगे, राइट। यस, दौड़ रहे हो, फास्ट ब्रीदिंग करोगे, राइट। तो लेकिन क्या ये खुद से कर सकता है? नहीं। अगर आपको फास्ट ब्रीदिंग करना है, देखो चेंजेस जो है ना बॉडी में, जो चेंज लाएगा वो यही लाएगा, पर वो चेंज लाने के लिए सिग्नल कहां से आ रहा है? वो चेंज लाने के लिए सिग्नल आएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन एंड फास्ट ब्रीदिंग, एंड इट इज एक्चुअली डन बाय सिग्नलिंग द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सिग्नल किसको जा रहा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। बट सिग्नल क्या जा रहा है? टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इनहेलेशन एंड देयरबाय ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर। दैट्स इट, ठीक है। तो मैं इसके बारे में यहां पे लिख दे रही हूं, आल्सो नोन एज कीमो रिसेप्टर्स की बात करूंगी। कीमो रिसेप्टर्स यानी कि ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव हो, जो कि केमिकल की चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, उन्हें कहा जाता है कीमो रिसेप्टर। रिसेप्टर्स जो केमिकल के लिए सेंसिटिव होते हैं, केमिकल के चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आप कीमो रिसेप्टर्स बोलते हो। आपने ये फ्लो चार्ट लिखा था कि आपके पास होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, आपके पास होते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, और आपके पास होते हैं बच्चों पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। पेरिफेरल में बेटा आपने लिखे थे कैरोटिड बॉडीज। आयोटा नाम सबने सुना है कि नहीं? हाँ कि ना एवरीबॉडी? यस, सेंस द चेंज इन केमिकल। शिवाली बिल्कुल सही। हाँ बेटा देखो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सेंट्रल आपका सेंट्रल मतलब ये कहना चाहते हैं कुछ ऐसे कीमो रिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। एनसीईआरटी की लाइन ही याद रखनी है, द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर बाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एनसीईआरटी की लाइन। एनसीईआरटी वेरी गुड मैम। ब्लड वेसल वो है, क्या बोलते हैं आपके? आयोटा आर्टरी है ना, मेन आर्टरी। वेरी गुड अक्षता। एनसीईआरटी ने कहा ये वो कीमो रिसेप्टर है जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट है, नियर आरआरसी। नियर आरआरसी इन जो बॉडीज प्रेजेंट है। बॉडीज मतलब अगेन रिसेप्टर्स। इन बॉडीज का मतलब क्या है? इन बॉडीज का मतलब है रिसेप्टर। ये बॉडीज का मतलब क्या है? इन बॉडीज का मतलब है कीमो रिसेप्टर्स। जो आयोटा यानी आपके ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स हैं, आयोटा में रिसेप्टर्स हैं, उनको आपने बोला आयोटिक बॉडीज। और बेटा आप जब हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो आप आयोटा के बारे में ऐसे, जैसे मैं ये दिल आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे आपका दिल है, ये आपके 4 चेंबर्स है, तो इस तरीके से आपकी जो ब्लड वेसल निकलती है, जैसे आप आयोटा बोलते हो इस तरीके से, तो ये आयोटा निकलता है ऐसे, और आयोटा की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें से बेटा आयोटा की एक ब्रांच होती है, जो ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। आयोटा की एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं, बेटा आयोटा की ही ब्रांच आर्टरी होती है कि नहीं? मैंने आपको समझाया था ना, आयोटा की ब्रांच आर्टरी होती है। आयोटा ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है जिसे आर्टरी बोलते हैं। तो आप एक मेन आर्टरी के बारे में पढ़ोगे, और अगर आप बाई चांस डॉक्टर बने, एमबीबीएस करोगे, तो आप इसके बारे में, कैरोटिड आर्टरी के बारे में भी बहुत पढ़ोगे। ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है ब्लड, तो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो मेजर आर्टरी होती है उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, उसे कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। तो ये दोनों ही आर्टरीज हैं। तो आयोटा के ऊपर जो आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं उसे आपने आयोटिक बॉडीज बोल दिया,
कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो कीमोरिसेप्टर्स है उसे आपने कैरोटिड बॉडी बोल दिया, सिंपल एज दैट। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, ठीक है। यस, तो इसको एक बार हम रब कर लेते हैं। इसका बाई प्रोडक्ट जो भी बन रहा है यूटिलाइजेशन के बाद CO2, या फिर बेटा जो CO2 के आगे जाके H+ आयंस बन रहे हैं वो सारा तुम्हारा ब्लड में रहेगा कि नहीं, राइट? हाँ, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड भी तुम बता रहे हो, ठीक है भाई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यही तो बेटा वो ब्लड है ना जिसमें ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे, मानते हो कि नहीं, राइट? ये सारे केमिकल्स ब्लड में ही प्रेजेंट है। अब अगर इन केमिकल्स में कोई भी चेंजेस होते हैं ब्लड में, लेकिन सारे केमिकल्स के चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करता है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कौन से केमिकल के चेंजेस को ये डिटेक्ट करता है। बेसिकली ये सारे केमिकल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इन केमिकल्स में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उस चेंज को डिटेक्ट कौन करता है? ब्लड में इन केमिकल्स की अगर कोई भी चेंज हुई तो उसको डिटेक्ट करेगा कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज। भाई ये जहां पे प्रेजेंट है उसी जगह पे तो बेटा जो चीज होगी उसको डिटेक्ट कर पाएंगे ना। जब प्रेजेंट ही आयोटा में रिसेप्टर्स हैं कैरोटिड आर्टरी में, तो भाई वहां पे उनके कांटेक्ट में कौन आ रहा है? वहां का ब्लड। तो ब्लड में अगर बेटा CO2 की चेंज इन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन की चेंज इन कंसंट्रेशन होती है, नॉट ऑक्सीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, एनी ऑफ दीज कीमोरिसेप्टर्स, यही क्वेश्चन बनता है, एनी ऑफ दीज कीमोरिसेप्टर्स आर नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा होने को डिटेक्ट नहीं कर पाते, ये सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड को डिटेक्ट कर पाते हैं। कैसे डिटेक्ट करके करते क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ। तो एनी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेटा हाइड्रोजन आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज डिटेक्टेड बाय aortic bodies and carotid bodies present in aorta and carotid artery respectively. It is not sensitive for oxygen at all. ठीक है? Yes. अरे भाई वो सेंसिटिव नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो रिसेप्टर सेंसिटिव सिर्फ उसी के लिए भाई, रिसेप्टर उसी चीज को रिसीव कर सकते हैं, तो इसमें वाई कैसे आता है? ठीक है? क्या किसी को पता है कि ब्रेन में एक फ्लूइड होता है? और देखो लिम्फ के बारे में भी तुमने सुना होगा। एक्चुअली देखो मेन जो बॉडी का फ्लूइड होकर बहुत सारी चीजें बॉडी में बनती है, करता क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। डैन कैटी ने बहुत क्लियरली लिखा है, क्योंकि ये किन दो बेटा, दे आर नॉट सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, दे आर ओनली सेंसिटिव फॉर हाइड्रोजन आयंस एंड CO2। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर आपके ब्लड में या आपके CSF में हाइड्रोजन आयंस या फिर CO2 बढ़ जाए तो आपको सांस लेने की जरूरत है या आपको सांस नहीं लेने की जरूरत है? आपको अपने दिमाग से क्या लगता है? अगर मैं कहूं एन इंक्रीज इन H+ आयन और CO2 इन द ब्लड और CSF डिटेक्टेड बाय ऑल दीज कीमोरिसेप्टर्स विल ब्रिंग द नेसेसरी चेंजेस। इनका जो सिग्नल होना चाहिए उससे तुम ज्यादा ब्रीथ करना चाहिए, कम ब्रीथिंग करना चाहिए, है ना? सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, राइट? बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, जब कॉन्सेप्ट पता है तो बस मैं उसका सपोर्ट में तुम्हें बस उसके पीछे की थ्योरी बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, सांस लेने की जरूरत है, बस सिंपल सी बात है। तो बेटा ये सारे जो रिसेप्टर्स हैं, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड CO2 आपकी बॉडी को ये बताएगा कि भैया सांस ले ले भाई, किसी ने तुम्हारा मुंह दबा दिया, तुम्हारी बॉडी के अंदर बेटा CO2 बढ़ रहा है ना? या तुमने ही बेटा अपनी सांस रोक ली, तुम वैसे तो कितनी देर तक सांस लोगे, फिर तुम सांस लोगे, है ना? तो बॉडी में CO2 बढ़ रहा है, CO2 ज्यादा बनती जा रही है, तो तुम्हारी बॉडी को अर्ज होगी, तुम्हें अर्ज होगी कि मैं टर्म्स पढ़े, ब्रीदिंग एंड एक